इस कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां पूरी क्लास को एक नए हैंडसम लड़के से मिलवाया जा रहा है जो अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है। टीचर बताती है कि वो लंबे समय से ओवरसीज रह रहा था, इसलिए सब उससे दोस्ती से पेश आएं और उसे यहाँ सेट होने में मदद करें। क्लास की सारी लड़कियां उसकी लुक्स देखकर शर्मा रही हैं। कमरे में बैठे बुलीज भी उसके आने पर हल्की सी हंसी दबा रहे हैं, जबकि बाकी साधारण दिखने वाले लड़कों को उसके अच्छे लुक्स देखकर जलन होने लगती है। टीचर उसे पीछे वाली खाली सीट पर बैठने को कहती है और एमसी वहां जाकर बैठने लगता है। जैसे ही वो चलता है हमें एक रेड हेड लड़का दिखता है जिसका नाम है जे ह्योंग, और साफ दिखता है कि वो बहुत चिढ़ा हुआ है। सच कहें तो वो बस जेलस है कि नया लड़का सारी अटेंशन ले रहा है। जे ह्योंग के पीछे बैठा एक बड़ा लड़का उसे हल्का सा इशारा करता है। जे तुरंत उसकी बात समझ जाता है और चाल चलने का फैसला करता है। वो अपना पैर आगे करता है ताकि एमसी को चलते समय गिरा दे, लेकिन उसकी चाल सफल नहीं होती। जे ने टाइमिंग परफेक्ट रखी थी, पर फिर भी उसका प्लान फेल हो जाता है। एमसी बस उसे एक ठंडी खतरनाक नजर देता है और कुछ नहीं बोलता। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एमसी के पास्ट में एक ब्लॉन्ड लड़का एमसी को सलाह दे रहा होता है कि जब वो कोरिया वापस जाए तो लड़ाइयों से दूर रहे। एमसी थप्पर कहता है कि उसे ये बात पहले से पता है। सीनियर हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता। एमसी बताता है कि वो कभी भी बिना सही जानकारी के कॉम्बैट में नहीं उतरता। सीनियर को उसकी ये बात थोड़ी ज्यादा हार्डकोर लगती है, लेकिन एमसी आगे समझाता है कि छोटी सी गलती भी जान ले सकती है और ये एक रुकी मूव होगा। सीनियर और भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। एमसी आगे बताता है कि वो पिछले 10 सालों से कई बैटलफील्ड से इसलिए बचकर निकला है क्योंकि उसे अपना काम पता है। तभी मेजर कैंग उसे रोक देता है और बताता है कि वो कुछ स्ट्रेटेजिक बातें नहीं कह रहा। वो इसलिए लड़ाई नहीं चाहता ताकि सामने वाला बेचारा बुरी तरह न पिट जाए। अब वापस प्रेजेंट में मेजर की बातें एनसी के दिमाग में चल रही हैं, इसलिए वो बुली को कुछ नहीं कहता। टीचर पूछती है कि सब ठीक है। एमसी मुस्कुराकर कहता है कि हाँ सब ठीक है और जे को अनदेखा करते हुए अपनी सीट पर चला जाता है। जे सोचता है कि एमसी डरपोक है और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। एमसी के बैठने के बाद टीचर एक स्टूडेंट को उसे पहली क्लास में हेल्प करने के लिए कहती है। वो लड़का अपना नाम बताता है योंग चैनपा। एनसी भी अपना नाम बताता है एमसी। योंग नरमी से पीछे देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर धीरे से कहता है कि उसने देखा था जे क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि जे होंग ली बहुत बड़ा ट्रबल मेकर है और सिर्फ वही नहीं, हिग जिन नाम का एक और बुली भी है जो उतना ही खराब है। एमसी दोनों ट्रबल मेकर्स को गौर से देखता है। फिर योंग बताता है कि अगली क्लास मैथ की है। एनसी उसे धन्यवाद कहता है और योंग को राहत मिलती है कि एनसी कोई बुली नहीं है। मैथ टीचर आती है और सबको किताब खोलने को कहती है। कुछ बच्चे ध्यान से नोट्स ले रहे हैं, कुछ बोर हो रहे हैं और कुछ अपने स्मार्टफोन्स में लगे हुए हैं। एमसी बाहर प्लेग्राउंड देखता है जहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एमसी का दिमाग फिर उसके मर्सनरी दिनों में खो जाता है। भारी बारिश, थकान, गोलियों और एक्सप्लोजन्स की आवाजें, ये सब उसकी यादों में अब भी जिंदा है। लेकिन इस क्लासरूम की शांति उसे अजीब सा सुकून देती है। दोपहर होने पर बच्चे घर जाने लगते हैं। तभी डियोन अपने भाई एमसी को देखती है और घबरा जाती है। वो पूछती है कि क्या वो उसका इंतजार कर रहा था। एमसी कहता है हाँ, वो उसे घर छोड़ने आया है, लेकिन अगर उसे कोई और काम है तो वो अकेले भी जा सकती है। डियोन आसपास देखती है और कहती है कि उसके पास कोई और प्लान नहीं है, लेकिन क्लियरली वो बहुत नर्वस है। एमसी कहता है कि अगर कुछ जरूरी नहीं है तो दोनों साथ चलेंगे। वो मान जाती है। रास्ते में दोनों ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। एमसी पूछता है कि वो भी ऑकवर्ड महसूस कर रही है क्या। वो घबरा कर कहती है नहीं। एमसी मुस्कुराकर कहता है कि उसे भी अजीब लग रहा है और इससे डियोन थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। फिर एमसी बताता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो सिर्फ 9 साल का था। एमसी बताता है कि उसे अपने बाकी परिवार, खासकर अपनी बहन की ज्यादा याद नहीं है क्योंकि हादसे के समय वो सिर्फ 9 साल का था। वो ये भी कहता है कि ये बात उसकी बहन के लिए भी अजीब होगी क्योंकि वो उस समय सिर्फ 7 साल की थी और उसे भी बहुत कुछ याद नहीं होगा। ये सुनकर डियोन चुप हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि एमसी सही कह रहा है। तभी कोने के पास से कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई देती है और डियोन अचानक रुक जाती है। जैसे ही वो आवाज की दिशा में देखती है उसे वो लड़की दिखती है जिसने क्लास में उसे हमेशा तंग किया था। ये वही लड़की है जो उस ब्लॉन्ड लड़की की दोस्त है जिसने आज स्कूल में उसे थप्पड़ मारा था। वो बुली लड़की तुरंत डियोन को देख लेती है और उसे आवाज लगाती है। डियोन घबरा जाती है और डरने लगती है कि अब क्या होने वाला है। उसी ग्रुप में बैठे एक लड़के ने पूछा कि ये लड़की कौन है। बुली लड़की बताती है कि ये वही है
है जिसे हुआन पसंद नहीं करती, और हुआन वही ब्लॉन्ड लड़की है जिसने दियोन को मारा था। फिर वो बुली लड़की एमसी को दियोन के साथ चलते देख लेती है और तुरंत ताने मारने लगती है। पूछती है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। फिर घटिया बातें बोलती है, जैसे कि उसे पता नहीं था कि ऐसी लड़कियां भी डेट कर सकती हैं। ये सुनकर दियोन और ज्यादा डर जाती है और जल्दी से कहती है कि एमसी उसका भाई है। बुली लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दियोन का कोई भाई भी है। एमसी ये सब सुनकर शांत आवाज में दियोन से पूछता है कि क्या ये उसकी दोस्त है। दियोन घबराकर हाँ बोल देती है और कहती है कि वो दोनों एक ही होम रूम में पढ़ते हैं। लेकिन बुली लड़की फिर भी रुकती नहीं। वो दोबारा दियोन को गालियां देती है और पूछती है कि कब से वो उसकी दोस्त बन गई। एमसी फिर उसे एक ठंडी डरावनी नजर देता है, इतनी ठंडी कि कोई भी कांप जाए। बुली लड़की के पास बैठा मोटा लड़का एमसी की ये नजर बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो चिढ़कर एमसी को धमकाता है कि अपनी आंखें नीची रखो नहीं तो बुरा होगा, लेकिन एमसी फिर भी उसे घूरता रहता है, जिससे वो मोटू और भी चिढ़ जाता है। बुली लड़की उसे भड़काती है कि जाओ इसको सबक सिखाओ। अपनी बहन को इतना डरा हुआ देखकर एमसी का खून खौल उठता है। गुस्से में वो मोटू की कलाई पकड़कर जोर से मोड़ देता है। मोटू दर्द से चिल्ला उठता है, जबकि एमसी ने अभी तक कुछ खास किया भी नहीं। एमसी अपना बैग नीचे रखता है और स्कूल कोट उतारता है। बहुत शांत आवाज में वो अपनी बहन से कहता है, बस 1 मिनट लगेगा, तुम यहीं रुको। फिर वो कोट से उसकी आंखें ढक देता है। तभी पीछे से मोटू का साथी एमसी पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन एमसी पलटता है और एक जोरदार स्लैप उसके मुंह पर जड़ देता है। एक ही थप्पड़ में वो लड़का लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। मुंह से खून निकलता है जैसे आलू का बोरा जमीन पर पटका गया हो। बुली लड़की और उसका साथी डर के मारे कांपने लगते हैं। एमसी हल्की सी सांस छोड़ता है, जैसे खुद से नाराज हो कि उसने मेजर कैंग की बात नहीं मानी। पर सच तो ये है, इन दोनों की गलती ही इतनी बड़ी थी। इधर सीन कंट्री साइड में शिफ्ट होता है। सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और मेजर कैंग उन पर नजर रख रहा है। उसका साथी याद दिलाता है कि आज एमसी का स्कूल में पहला दिन है। कैंग थोड़ी चिंता करता है कि 10 साल की मर्सनरी लाइफ के बाद एमसी शायद नॉर्मल लाइफ के साथ एडजस्ट ना कर पाए, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि उसकी सिखाई बातें एमसी की मदद करेंगी। लेकिन जैसा मेजर कांग सोच रहा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि स्कूल में एनसी ने उन बुलीज की ऐसी हालत कर दी जैसे वो कल की बच्ची कुंची ट्रैश हो। बाकी बुलीज शौक में देखते रहते हैं, जबकि वो फैटी सा लड़का बेहोश पड़ा है, आंखें उल्टी घूमी हुई। बुली गर्ल और उसकी साइड के डर के मारे कांप रही है, जबकि एमसी भारी कदमों से उनकी तरफ बढ़ता है। एक झटके में एमसी आगे कूदता है और दूसरे थग के पेट पर जबरदस्त पंच मारता है। वो सीधे उड़कर जमीन पर क्रैश हो जाता है। बुल्ली गर्ल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब एमसी उसकी तरफ देखता है तो उसकी डेथ ग्लेयर से लड़की कांपने लगती है। एमसी उसके चेहरे से कोट हटाता है। लड़की कांपते हुए देखती है कि उसके दोनों साथी 1 मिनट में ही ढेर हो चुके हैं। एमसी अपनी बहन को देखता है और बुल्ली गर्ल को एक आखिरी डरावनी नजर देकर वहां से निकल जाता है। वो डॉन की तरफ मुड़कर अचानक फेस कवर करने के लिए माफी भी मांगता है। ये सुनकर डॉन और ऑकवर्ड हो जाती है। माहौल हल्का करने के लिए एमसी कहता है कि चलो तुम्हारी फेवरेट दुकान से स्नैक्स ले आते हैं। डॉन हकलाकर बोलती है कि जरूरत नहीं, तो एमसी कहता है चलो घर चलते हैं। जैसे ही दोनों करीब करीब चलते हैं, बुल्ली गर्ल हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही लड़का है जो अभी मिनट भर पहले राक्षस जैसा लग रहा था और अब इतना केयरिंग भाई बना हुआ है। जाते जाते डॉन उसे एक छोटा सा फ्रेंडली वेव दी कर देती है और बुल्ली गर्ल वहीं जमी रह जाती है। घर जाते समय डॉन उससे पूछती है कि क्या उन्हीं 2 लड़कों को एमसी ने गिराया था। एमसी इसे कंफर्म कर देता है। डॉन को और क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि एमसी उसे लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं लगता। वो समझाती है कि कोरिया में किसी की आंखों में घूर कर देखना बैड मैनर माना जाता है और कई बार मुसीबत भी खड़ी कर देता है। एमसी भी मानता है और कहता है कि कई जगहों पर गेज मिलाना खतरनाक होता है, ठीक वैसा ही जैसे उसकी दुनिया में था। डॉन तभी पूछती है कि फिर उसने उन लड़कों को क्यों घूरा था। एमसी शांति से बोलता है कि उसे लगा डॉन डर गई थी, इसलिए उसने अपनी बहन की रक्षा की। डॉन ये सुनकर शर्म से लाल हो जाती है और चुपचाप सिर नीचे कर लेती है। घर पहुंचने पर ग्रैंडपा बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा है। वो घबराकर एमसी से कहता है कि रिलैक्स करो और फल खाओ, लेकिन एमसी खुद बर्तन धोने पर जोर देता है। ग्रैंडपा पहले मना करता है पर फिर मान जाता है। जब एमसी बर्तन धो रहा होता है, ग्रैंडपा पूछता है कि खाना कैसा था। वो बताता है कि वो कोई बड़े शेफ नहीं है। एमसी आराम से कहता है कि चिंता मत करो, खाना बहुत अच्छा था।
था। उसे हर मील पसंद आई। ग्रैंडपा ये सुनकर विजिबली खुश हो जाता है। फिर ग्रैंडपा डॉन से भी पूछता है कि उसका पहला स्कूल डे कैसा रहा। एमसी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। डॉन भी थोड़ा नर्वस हो जाती है, लेकिन एमसी कहता है डे अच्छा था। ग्रैंडपा की आंखों में तुरंत खुशी झलक जाती है। रात होती है, सब सो जाते हैं, लेकिन एमसी अब भी जाग रहा है। उसे याद आता है जब ग्रैंडपा ने पहली बार उसे देखा था। उनकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता। धीरे धीरे एमसी का ठंडा दिल पिघलने लगा है। फिर उसकी यादें एयरप्लेन क्रैश वाले दिन पर चली जाती हैं। ऑक्सीजन मास्क गिर रहे थे, लोग चीख रहे थे और उसके पेरेंट्स सबसे पहले उसे मास्क पहनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही प्लेन नीचे गिरने लगता है, एमसी नींद से झटके में उठ जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ और सपना था। सुबह हो चुकी है, बाहर से आवाजें आ रही है। वो बाहर निकलता है और देखता है डॉन नाश्ता तैयार कर रही है। वो पूछता है ग्रैंडपा कहाँ है। डॉन बताती है कि ग्रैंडपा भोर में काम पर निकल गए। वो कई दिन की पेड हॉलीडेज लेकर एमसी की वजह से घर पर थे। अब छुट्टियां खत्म हो गईं। डॉन अपना यूनिफॉर्म पहनती है और निकलने से पहले कहती है कि नाश्ता मेज पर रखा है और एमसी उसे खाना जरूर खा ले। एमसी चुपचाप टेबल की तरफ देखता है। स्कूल में वापस वही बुली गर्ल और ब्लॉन्ड गर्ल हुजिन अपील पर दिखती है। हुजिन बताती है कि जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया था वो डॉन का भाई है। बुली गर्ल डरते डरते इसे कंफर्म करती है। उसे तुरंत याद आ जाता है कि एनसी ने उसके दो दोस्तों को सिर्फ एक पंच में उड़ा दिया था और इस याद से वो फिर कांपने लगती है। सीन फिर वापस उसी जगह पर आता है जहां वो बुली लड़की पूरी तरह डर के मारे जम गई है, बोल भी नहीं पा रही। अब तक उसे सिर्फ बुली गर्ल बोलते बोलते मैं भी थक गया हूं, तो अब से उसका एक नाम रख लेते हैं, चिकन शेक। हाइजिन लगातार चिकन शेक से पूछ रही है कि कल क्या हुआ था। आखिरकार चिकन शेक हिम्मत जुटाकर कहती है कि अब उन्हें डॉन को परेशान करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एमसी ने जो उसे घूरा था वो नजारा अभी तक उसके दिमाग से निकला ही नहीं है। लेकिन डर के बावजूद चिकन शेक खुद को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हुजिन और उसका भाई स्कूल के सबसे बड़े शेर है और पूरा स्कूल उनसे डरता है। कुछ देर बाद हम फिर डियोन को देखते हैं। जैसे हमेशा होता है, उसे फिर से जोरदार तरीके से सिर पर मारा जाता है। वो मुड़ती है तो देखती है कि हुजिन और चिकन शेक दोनों फिर से उसे तंग करने आ गए हैं। डियोन जल्दी से पूछती है कि अब उन्हें क्या चाहिए। हाइजिन गुस्से में कहती है चल मेरे साथ। डियोन पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं। ब्लॉन्ड वाली एटीट्यूड में भरी हुई है। वो डॉन पर चिल्लाती है कि ज्यादा उछल मत वरना पिटाई पड़ेगी, और ये भी कि भाई होने से कुछ नहीं बदलने वाला। थोड़ी देर बाद सीन जाता है स्कूल के रिसाइकलिंग स्टेशन पर, जहां हाइजिन डॉन को बुरी तरह लात घूंसे मार रही है। कुछ जोरदार किक्स के बाद ब्लॉन्ड कहती है सिर नीचे रख। डॉन सांस संभालते हुए पूछती है कि वो उसे मार क्यों रही है। तभी हाइजिन उसे उसके भाई की याद दिलाती है। वो कहती है कि उसका भाई हीरो बनने की जरूरत नहीं है और डॉन उसे समझाए कि ज्यादा अकड़ दिखाना बंद करे, वरना जो होने वाला है वो कोई नहीं रोकेगा। फिर वो साफ बोलती है अब से हम डॉन के भाई को नहीं छोड़ेंगे। डॉन घबरा जाती है और पूछती है कि क्या अब वो उसके भाई को निशाना बनाने वाले हैं। हुजिन तुरंत हाँ कह देती है और याद दिलाती है कि एमसी ने जिन दो लड़कों को कल उड़ाया था वो उसके भाई के दोस्त थे। अब डॉन और एमसी ने उनके साथ पंगा लिया है तो बचना आसान नहीं है। ये लायन को चिढ़ाने जैसा है और उम्मीद करना कि वो काटेगा नहीं। डायन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो चिल्लाकर पूछती है कि वो उसके भाई के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। उसके गाल पर लाल निशान उभर आता है, पर असली दर्द उसे इस बात का है कि उसका भाई बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। डॉन दांत भींचती है, खुद को संभालती है और पूरी ताकत से दौड़कर वहां से निकल जाती है। पीछे वो दोनों शैतान लड़कियां रह जाती। सीन कट होकर आता है थर्ड ईयर क्लास 2 पर। माहौल भारी है, यहाँ तक कि क्लास के दो नॉर्मल बुलीज भी आज चुप हैं। सब डर में है क्योंकि स्कूल का सबसे बड़ा बुली अपनी पूरी गैंग के साथ क्लास में एंट्री मारने वाला है और लगता है एमसी का मामला अब बड़ा बवाल बनने वाला है। लेकिन एमसी वो तो ऐसे बैठा है जैसे सब्जी मंडी में आया हो, बिल्कुल कूल, बिल्कुल शांत। कल जिन दो बुलीज को एमसी ने एक झटके में गिरा दिया था। जब गिजू एमसी को देखता है तो वो अपने लैकीज पर चिल्लाने लगता है, गुस्से में कि इतनी पतली सी शक्ल वाले लड़के ने उनकी ऐसी हालत कर दी। वो अपने लैकीज को हटाते हुए उकसाने वाले अंदाज में उंगली मोड़कर एमसी को बुलाता है। एमसी बिना डरे खड़ा हो जाता है। रेड हेड और हॉकचिन समझ ही नहीं पा रहे कि एमसी ने ऐसा क्या कर दिया कि गिजू तक भड़क गया, और उनको पूरा भरोसा है कि अब एमसी की शामत आने वाली है। लेकिन एमसी डरकर पूछता है कि क्या गिजू ही यहाँ का बड़ा शेर है। गिजू को एमसी की ये हिम्मत मजेदार लगती है। वो अपने लैकी को बोलता है कि वहाँ खड़ा खड़ा मूर्ति मत बन, जाके कुछ कर। लैकी अंदर से डरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो एमसी की तरफ बढ़ता है। लेकिन मौका शुरू हो उससे पहले डॉन क्लास में घुसती है, हाफती हुई। यही वो पल है जहाँ एमसी अपनी बहन के चोट लगे चेहरे को देखता है
और उसका पूरा दिमाग सुन्न हो जाता है। डॉन की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो एमसी से माफी मांगने लगती है कि उसकी वजह से सब हुआ। हुजिन उसे देखकर ताना मारती है कि वो कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है, लेकिन एमसी साफ कहता है तुझे माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। और उसी पल एमसी अपना गुस्सा खो देता है। वो लैकी के चेहरे पर एक ऐसा थप्पड़ मारता है कि वो उड़कर जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। बाकी पुलिस कांपने लगते हैं क्योंकि उन्हें एमसी का पहला पंच याद है। फिर फैटी लैकी गुस्से में एमसी पर हमला करने दौड़ता है। एमसी बस उसका हाथ हटाता है, गले की खुली जगह देखता है और निंजा जैसा सटीक थप्पड़ गले पर मारता है। फैटी खांसता हुआ जमीन पर गिर जाता है। तीसरा लैकी डरते डरते एमसी पर वार करता है, लेकिन एमसी उसकी रिब्स पर एक भारी पंच मारता है और वो भी लुढ़क जाता है। अब गिजू का कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिल चुका है। क्लास के छोटे मोटे बुलीज पत्थर बने खड़े हैं। हुजिन और चिकन शेक अंदर तक डर गई हैं। एमसी अब गिजू की तरफ मुड़ता है और बताता है कि उसकी सिस्टर इन गुंडों की वजह से कितना झेल चुकी है और अब वो चुप नहीं बैठेगा। गिजू हल्की हंसी के साथ मानता है कि एमसी बेकार नहीं है। वो बिजली सी तेज स्पीड में किक मारता है, लेकिन एमसी आसानी से ब्लॉक कर देता है। जू हैरान, वो दूसरी किक मारता है, वो भी ब्लॉक। एमसी उसका पैर पकड़ता है, उसे खींचकर पास लाता है और उसके चेहरे पर एक ब्रूटल पंच मारता है। खून छिटक जाता है। गिजू गुइया की तरह जमीन पर गिरता है, नाक मुंह से खून बहता है। एमसी उसके ऊपर ऐसे खड़ा है जैसे किसी डेथ रीपर की तरह। एमसी एक और तेज किक उसके चेहरे पर मारता है। गिजू पूरी तरह टूट चुका है, हारा हुआ, अपमानित। पूरी क्लास सन। बेटा पुलिस के मुंह खुले के खुले। ब्लॉन्ड लड़की डर के मारे हिल नहीं पा रही। एमसी अब हुजिन की ओर बढ़ता है। वो डर से कांप रही है कि कहीं उसे भी थप्पड़ न पड़ जाए। तभी डियोन दौड़कर एमसी को रोकती है, कहती है कि अब और मत करो। एमसी बताता है कि वो जानता है कि हुजिन की गैंग उसे कल भी तंग कर रही थी। डियोन सिर झुका लेती है, फिर मजदूरी में मुस्कुराती है और कहती है कि वो ठीक है, अब बस रुक जाओ। एमसी मान जाता है और उसे उसकी क्लास तक छोड़ने लगता है। पीछे क्लास में हलचल शुरू। सब हैरान कि गिजू जैसा टॉप डॉग एक ही लड़के ने गिरा दिया। बेटा पुलिस राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने एमसी से पंगा नहीं लिया। ब्लॉन्ड लड़की ह्यूमिलिएशन में कांप रही है। चलते चलते डियोन बोलती है कि उसे यकीन नहीं कि उसका भाई इतनी अच्छी लड़ाई करता है। फिर वो फिर से माफी मांगने लगती है। एमसी पूछता है किस बात की माफी। डियोन बताती है कि उसी की वजह से एमसी को ये सब लड़ाइयां झेलनी पड़ी, कल भी और आज भी। एमसी मुस्कुराकर कहता है तू परिवार है, परिवार एक दूसरे की रक्षा करते हैं। फिर एमसी समझाता है कि जहां वो पहले रहता था वहां हर इंसान बस अपनी जान बचाने में लगा होता था, किसी को दूसरों का दर्द नहीं दिखता था। लेकिन जब बात परिवार की आती थी तो वही लोग भी सब कुछ बदल देते थे। सीन फ्लैशबैक में कट होता है। धुएं और धमाकों से भरा बैटलफील्ड। गन फायर चल रही है, चारों तरफ तबाही। इसी बीच एक छोटा एमसी युद्ध के बीच फंसा है। वो देखता है कि यहाँ तक लड़ाई और भागदौड़ के बीच भी एक चीज एमसी के दिमाग में गहरी उतर गई थी। एक सोल्जर अपने बच्चे के लिए सब कुछ दाम पर लगा रहा था। उस नजारे ने एमसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली फैमिली किसे कहते हैं और लोग इसके लिए इतना क्यों लड़ते हैं। वर्तमान में डायन उसे याद दिलाती है कि उसे तो उसकी ज्यादा याद भी नहीं है, फिर भी वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। एमसी मान भी लेता है कि हाँ उसे ज्यादा याद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फैमिली नहीं है। लड़की चुपचाप खड़ी रहती है और जैसे ही एमसी की बातें उसके दिमाग में बैठती है वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगती है। वो जल्दी से कहती है कि वो ठीक है और एमसी को अपनी क्लास में वापस जाना चाहिए। वो बताती है कि वो अपने होम रूम तक आ चुकी है। वो हाथ हिलाकर बाय कहती है और अंदर चली जाती है। एमसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रह जाती है। अपने रूम में वापस पहुंचते ही एमसी फिर से सबकी चर्चा का केंद्र बन चुका होता है और उसे इतनी अटेंशन मिलकर थोड़ा अजीब लग रहा है। बेटा बुलीज उसे थम्स अप दिखाते हुए पूछते हैं कि उसने विदेश में कौन सी ट्रेनिंग ली थी कि उसने उन नूब्स को कल की बची सब्जी की तरह फेंक दिया। सब तरफ से उसकी तारीफ हो रही होती है, लेकिन एमसी अपनी सीट पर धंस जाता है, थोड़ा ओवरवेल्म सा। उसका दोस्त योंग चैन भी बोल पड़ता है कि एमसी सच में काफी औसम था। ये सुनकर एमसी हल्के से मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ जिन गुंडों की धुलाई हुई थी वो सब टेंशन में पड़े हैं। उनका बॉस अभी भी गुस्से में है। उसे लग रहा है कि एमसी में कुछ अलग है, क्योंकि वो किसी थर्ड रेट ठग की तरह लड़ता ही नहीं। उसकी बहन उसे समझाने की कोशिश करती है कि इतना परेशान मत हो, वो तो बस एक फ्लूक था। एमसी ने उन्हें बस अचानक पकड़ लिया, इसलिए वो सुझाव देती है कि बाद में मौका देकर उसे पकड़ना चाहिए। लेकिन बाकी पुलिस चुप ही रहते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि एमसी से पंगा लेना सीधी मौत को दावत देना है। फिर भी वो ब्लॉन्डी कहती है कि वो एक अकेला लड़का है, इससे
डरने की क्या जरूरत है। उसका भाई उसे चुप करा देता है और कहता है अगर इतनी जल रही है तो खुद जाकर लड़ ले। हुजिन को ये बात बुरी लगती है। वो पलट कर कहती है कि वो अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहा है, सिर्फ इसलिए कि किसी रैंडम लड़के ने उसकी मरम्मत कर दी। उसका भाई फट पड़ता है और साफ दिख रहा है कि उसकी बात सच में उसके दिल पर लगी है। ह्यून की आंखों में गुस्से और दुख से आंसू भर आते हैं। वो आखिरी बार घूरती है और दरवाजा जोर से बंद करके निकल जाती है। कॉरिडोर में जाते हुए चिकन शेक उसके पीछे आ जाता है। उधर ब्लॉन्डी गुस्से से खौल रही है कि इतने सारे बुलीज एक लड़के से निपट नहीं पाए। वो दरवाजा ठो पर खुलती है और क्लासरूम में घुसती है। वहां डॉन बैठी दिखती है। ब्लॉन्डी ताना मारती है कि अब तो उसे अच्छा लग रहा होगा, अब उसके पास ब्रदर है ना। वो कहती है कि अब डॉन बेफिक्र होकर स्कूल आ सकती है और मुसीबत होने पर अपने बिग ब्रदर के पीछे छुप सकती है। डॉन कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर ह्यूजन और चिढ़ जाती है और कहती है कि डॉन सिर्फ इसलिए एटीट्यूड दिखा रही है क्योंकि उसके पास एमसी जैसा भाई है। वो दांत भींचकर बोलती है कि वो डॉन को मनमानी नहीं करने देगी, चाहे उसके पास कोई भाई ही क्यों ना हो। शाम होने लगती है और छात्र घर जाने लगते हैं। डॉन भीड़ में से उदास चेहरा लिए निकल रही है। उसे भाई की वो लड़ाई याद आती है जहां वो उसके लिए खड़ा हुआ था। वो एमसी के वो शब्द याद करती है, हम फैमिली है। उसके मन में उम्मीद की हल्की किरण उठती है, शायद अब वो बिना डरे स्कूल जा सके। फिर उसे अपनी पुरानी हालत याद आती है। हिजिन के राज में जैसे वो एक पालतू कुत्ते की तरह कमांड पर चलती थी। बोलने की कोशिश भी करती तो थप्पड़ पड़ता था। अचानक एमसी पीछे से आवाज लगाता है कि क्या हुआ। वो चौंक जाती है। एमसी बताता है कि वो कई बार उसे बुला चुका था। डॉन माफी मांगती है और पूछती है कि क्या वो फिर से उसका इंतजार कर रहा था। एमसी हाँ में सिर हिलाता है, कहता है कि उसे अब भी घर का रास्ता ठीक से नहीं पता। दोनों साथ साथ चलते हैं और सोचते हैं कि रास्ते में कुछ ग्रोसरीज ले ले, क्योंकि ग्रैंडपा देर से आते हैं तो बहुत भूखे होते हैं। लेकिन पीछे से वो राउडी लड़की उन्हें घूर रही है। उसकी आंखों में साफ जलन है। वो सही मौके का इंतजार कर रही है ताकि डॉन की मुस्कान फिर से गायब कर सके। फिर सीन बदलाता है। दोनों दुकान में खरीदारी कर रहे हैं। डॉन को चीजें चुनने में दिक्कत हो रही है। दुकान में मौजूद लड़कियां एमसी को घूरना बंद ही नहीं कर रही। डॉन को देखकर भी लग रहा है कि एमसी बाहर भी उतना ही पॉपुलर है जितना स्कूल में था। जिज्ञासा में डॉन पूछ लेती है, क्या एमसी के पास विदेश में कोई गर्लफ्रेंड थी। एमसी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने गर्लफ्रेंड शब्द पहली बार सुना हो। डॉन समझाती है, मतलब कोई लड़की जिससे वो डेटिंग करता हो। एमसी कहता है नहीं। डॉन हंसकर बोलती है कि उसे कोई गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए क्योंकि लड़कियां तो वैसे ही उसकी तरफ मैग्नेट की तरह खिंच जाती है। एमसी कहता है कि वो हमेशा बहुत बिजी था, समय ही नहीं मिला। फिर एमसी उसी से पूछता है, क्या डॉन का कभी बॉयफ्रेंड रहा। वो तुरंत बोल देती है नहीं। एमसी पूछता है क्यों। वो कहती है वो भी बिजी थी। घर पहुंचने पर दिखाया जाता है कि एमसी को ग्रैंडपा ने सैमसंग गैलेक्सी फोन गिफ्ट किया है। एमसी थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, उसे तो आईफोन चाहिए था। ग्रैंडपा समझाते हैं कि आईफोन की बैटरी लाइफ बेकार होती है, इसलिए सैमसंग बेहतर है और आजकल किड्स के पास सिर्फ आईफोन है तो सैमसंग रखना यूनिकनेस है। डॉन खुश होती है क्योंकि वो गैलेक्सी चाहती थी। ग्रैंडपा बताता है कि उसने खुद ही दोनों के नंबर फोन में सेव कर दिए। डॉन हैरान होती है, लेकिन ग्रैंडपा बताता है कि उसे सेल्स पर्सन ने हेल्प की। रात में एमसी गैलेक्सी फोन एक्सप्लोर करता है और सोचने लगता है कि शायद सैमसंग वाकई आईफोन से बेहतर है। मेजर कैंग को एमसी कॉल करता है कि ये उसका नया नंबर है। सीनियर ऑफिसर गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि उसने एमसी को सबसे महंगा आईफोन दिया था। अगली सुबह एमसी नहाकर निकलता है और डॉन पहले से तैयार भाग रही होती है। वो बताती है कि लेट हो गई है क्योंकि वो ग्रैंडपा के लिए सूप बना रही थी। रास्ते में अचानक 3 मास्क लड़कियां उसे राह की तरह 2 नंबर की किक मारकर गिरा देती है। वो डॉन से माफी की मांगती है। फिर लीडर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि कुत्ते की तरह माफी मांग। पॉनी टेल वाली बोलती है कि चलो कैरियोके चलते हैं, वहां मजा आएगा। डॉन की आवाज सुनते ही उसे पता चल जाता है कि ये हुजिन ही है। कैराओके रूम में वो डॉन को बुरी तरह पीती है। मैनेजर अंदर आकर डॉन को जमीन पर पड़ी देखता है। वो एम्बुलेंस बुलाने की सोचता है, लेकिन डॉन मना कर देती है और लंगड़ाती हुई निकल जाती है। स्कूल में टीचर अटेंडेंस लेता है। डॉन मिसिंग है। सब हैरान है। बैकग्राउंड में हुजिन स्मग होकर मुस्कुरा रही है। दोपहर को एमसी हमेशा की तरह स्कूल के बाहर इंतजार करता है, लेकिन डॉन नहीं आती। वो फोन करता है। डॉन घर पहुंच चुकी होती है, लेकिन फोन नहीं उठाती। एमसी घर आता है और डॉन के स्नीकर्स दरवाजे पर देखता है। उन पर खून लगा होता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है।
जैसे ही वह सारी बातें जोड़ पाता है, वह फर्स्ट एड किट उठाता है और उसकी चोटों का इलाज करने उसके कमरे में चला जाता है। जब वह उसके चोट लगे चेहरे पर बैंडेजेस लगाता है तो वह दर्द से सिकुड़ जाती है। लगता है एमसी को अभी भी पूरी कहानी नहीं पता। दयान उसे बताती है कि वह साइकिल से बचने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन एमसी इशारा करता है कि उसकी चोटें किसी छोटे से हादसे के मुकाबले काफी ज्यादा गंभीर लग रही हैं और पूछता है कि क्या वह डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती। वह एक पल के लिए हिचकिचाती है और फिर जिद करके कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है। लगता है डॉक्टर के पास जाने में उसकी हिचक समझ में आती है, क्योंकि अगर वह हॉस्पिटल गई तो पता चल जाएगा कि ये चोटें सीढ़ियों से गिरने की नहीं है। इसके बाद सीन दीन के पास में चला जाता है, जहां हम प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं। दियोन प्रिंसिपल को बता रही है कि उसे हु जिन ने मारा था, लेकिन हु जिन सीधे सीधे सारे आरोप नकार देती है। इस केस में पुलिस भी शामिल है और दियोन जोर देकर कहती है कि उसी हिजिन ने उसे मारा। वह समझाती है कि हिजिन ने मास्क और हाथ पहन रखी थी, लेकिन उसने उसकी आवाज पहचान ली थी और उसे पूरा यकीन है कि वही थी। इसके अलावा ह्यूजिन का स्कूल में उसे बुली करने का पुराना इतिहास भी है। तभी ह्यूजिन चालाक सी मुस्कान के साथ पूछती है कि जब उसने उसका चेहरा ही नहीं देखा तो वह उस पर आरोप कैसे लगा सकती है। प्रिंसिपल डॉन से पूछता है कि क्या उसने हमला करने वाले का चेहरा देखा था। दयान फिर से कहती है कि हमलावर का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि वह हिजिन ही थी। इसी बीच ह्यूजिन की मां गुस्से से भड़क उठती है। वह गुस्से में डॉन पर आरोप लगाती है कि उसने बेवकूफी भरे आरोप पर पुलिस बुलाकर उसकी बेटी को अपराधी जैसा ट्रीट किया। प्रिंसिपल गुस्साई मां को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुनने से मना कर देती है और साफ कह देती है कि वह शांत नहीं होगी। इस दौरान ह्यूजिन का आत्मविश्वास टूटने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी पक्की बात के बावजूद कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स भी शक कर रहे हैं। मां मांग करती है कि दीन तुरंत उसकी बेटी से माफी मांगे, लेकिन हमारी लड़की डटकर खड़ी रहती है और उस औरत से कहती है कि उसी की बेटी ने उस पर हमला किया था। यह सुनकर घमंडी मां और भड़क जाती है और तय करती है कि वह यह बात दियोन के पेरेंट्स तक ले जाएगी। वह हमारी लड़की से जोर देकर कहती है कि वह अभी अपने पेरेंट्स को स्कूल बुलाए। यह बात डॉन का दिल तोड़ देती है। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, जबकि जिसने उस पर हमला किया था वह बिना सजा पाए हंसते हुए चला जाता है। वर्तमान में वह खुद को उसी हालात में फंसा हुआ महसूस करती है जो उसने पास्ट में झेले थे। उसे लगता है कि पक्के सबूत के बिना आवाज उठाना बेकार है और वह अपने ग्रैंडफादर को नाराज नहीं करना चाहती, जो हमेशा उसके लिए सहारा रहे हैं। अचानक एमसी उसके तनाव भरे चेहरे को देखता है और उसका माथा छूकर पूछता है कि क्या वह सच में ठीक है। लड़की कमजोर आवाज में जवाब देती है कि वह ठीक है। एमसी बताता है कि भले ही उसकी हड्डियां नहीं टूटी हैं, लेकिन चोटें काफी गहरी हैं और कुछ दिनों तक दर्द रहेगा। वह सिर हिलाती है और उसे हैरानी होती है कि वह पाचिंग अप के काम में सच में अच्छा है, क्योंकि बैंडेजेस बिल्कुल सही जगह पर लगे हैं। फिर वह उदास हो जाती है और अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लगती है। उसे डर है कि कहीं वह इस सब से परेशान न हो जाए, खासकर क्योंकि उनका दिल कमजोर है। यह सुनकर एमसी चौंक जाता है और लड़की आगे बताती है कि उनके ग्रैंडफादर दिल को ठीक रखने के लिए पिल्स लेते हैं। जवाब में एमसी उससे वादा करता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रैंडफादर को इस परेशानी की भनक भी न लगे और उससे कहता है कि वह बस आराम से सो जाए। जब वह वहां से जाने लगता है तो वह पीछे से उसे पुकारती है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वह उसकी सारी मदद के लिए धन्यवाद देती है। एमसी भी उसी गर्मजोशी भरी मुस्कान से जवाब देता है, लेकिन उसके जाते ही उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वह सोचती है कि क्या सब कुछ न बताकर उसने सही किया। उसे लगता है कि उसके और उसके भाई जैसे 2-3 जज इस हालात में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हम सब जानते हैं कि एमसी कोई साधारण टीनेजर नहीं है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उसे पहले से ही पता हो कि उसकी चोटों के पीछे कौन था। बाद में हम एक क्लब में पहुंचते हैं जहां तेज म्यूजिक बज रहा है और लोग शोर मचा रहे हैं। इसी भीड़ के बीच बॉस बुली गिजू किम दिखाई देता है। वह दांत पीसते हुए पी रहा है और अपने लड़कों के साथ हंस रहा है। वे सब एमसी के बारे में बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक अकेला ब्रात कैसे सबके लिए मुसीबत बन गया। एक थग बोलता है कि उनकी हार की वजह एमसी को कम आंकना था। वह जोर देता है कि अगर वे पहले से प्लान करें तो उसे आसानी से निपटा सकते हैं। दूसरा गून सहमति जताता है और कहता है कि वे उसे यूं ही
छोड़ नहीं सकते। तीसरा जोड़ता है कि एमसी उन सबके सामने टिक नहीं पाएगा। उनकी सारी एक्साइटमेंट के बावजूद उनका बॉस जानता है कि एमसी को हराना आसान नहीं होगा। वह अब भी उस बेइज्जती वाली हार से जल रहा है, लेकिन उसे जाने भी नहीं देना चाहता। वह झुंझलाकर अपना ग्लास नीचे रखता है और अनमने मन से अपने आदमी की बात मान लेता है। वह साफ कर देता है कि वन ऑन वन लड़ाई उनकी स्टाइल नहीं है, इसलिए वे संख्या के दम पर हमारे लड़के को गिराने का प्लान बनाएंगे। उसके आदमी चेशकात्स की तरह मुस्कुराते हैं। साफ दिख रहा है कि वे इस प्लान को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। यह हंगामे वाला झुंड चाहे खुद को बहुत होशियार समझे, लेकिन असल में ये बस लकड़बग्घों का झुंड है जिन्हें जल्दी या देर से एमसी से सबक मिलने वाला है। तभी जब वे अगली चाल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, गिजू का फोन बजता है। कॉलर आईडी पर किसी का नाम लिटल दिखता है। पता चलता है कि वह उसकी छोटी बहन है और लगता है गिजू भी मानता है कि वह सच में वही है। खैर, वह उस पर चिल्लाने लगती है कि वह क्लब में यूं ही क्यों बैठा है। गिजू उसे कहता है कि जो कहना है जल्दी बोले, वरना वह कॉल काट देगा। लड़की जिद करती है कि उस पर उसका बहुत बड़ा एहसान है। गिजू उलझकर पूछता है कि वह किस बारे में बोल रही है। तब वह बताती है कि उसने आज पहले दियोन को बुरी तरह मारा था। वह कहती है कि वे सिबलिंग्स को यूं ही नहीं छोड़ सकते, वरना पूरे स्कूल में उनकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। उसका भाई अपनी बहन पर थोड़ा गर्व महसूस करते हुए कहता है कि उसने अच्छा काम किया। वह बताता है कि वे एमसी से भी बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी कोई क्लब में अंदर आता है। जैसे ही बुलीज मुड़कर देखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वह एमसी है। लगता है वह कुछ हिसाब किताब निपटाने आया है। गिजू अपने इलाके में एमसी को यूं आराम से चलते हुए देखकर आगबूला हो जाता है, लेकिन एमसी शांत अंदाज में सीधा उनकी टेबल की तरफ बढ़ता है। गिजू को थोड़ी राहत भी महसूस होती है कि अब उन्हें बदला लेने के लिए एमसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन एमसी वहां दोस्ताना बात करने नहीं आया था। बिना वक्त बर्बाद किए वह एक लाकी को चेहरे से पकड़ता है और जोर से टेबल के किनारे दे मारता है। दूसरा लाकी उस पर झपटता है, लेकिन एमसी का हाथ इतनी तेजी से चलता है कि एक ही पंच में हमलावर की सारी रिब्स टूट जाती हैं। बुली लीडर और उसके आदमी दांत पीसते रह जाते हैं अपने गुंडों को गिरते हुए देखकर। बाकी सारे लोग एमसी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हमारा लड़का बिल्कुल शांत रहता है। जैसे ही वे पास आते हैं, वह बिना किसी मेहनत के एक को लात मारकर नीचे गिरा देता है, बिल्कुल किसी सिग्मा मेल की तरह। फिर वह एक पर्पल हेड को पकड़ता है और जोरदार आवाज के साथ उसे टेबल पर पटक देता है। जब वह पर्पल हेड जान बचाने के लिए सिमटा रहता है, एमसी वहीं नहीं रुकता और उसे राग दौल की तरह वॉल पर दे मारता है। इसके बाद वह मुट्ठी बांधता है और मोटे वाले के चेहरे पर एक जबरदस्त वार करता है। तभी एक थग ग्लास बोतल उठाकर एमसी पर वार करता है, लेकिन एमसी आराम से बोतल उसके हाथ से झटक देता है और पलटकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक वार करता है, जिससे थग के मुंह से खून बहने लगता है। एक और बुली पीछे से दौड़कर आता है, लेकिन एमसी झुक जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, दर्दनाक तरीके से मरोड़ता है और फिर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है। एमसी उस थग को दूर फेंक देता है और फिर एक और लाकी को चेहरे से पकड़ लेता है। वह उस बदसूरत चेहरे को सीधे अपने घुटने पर दे मारता है और एक भयानक आवाज के साथ थग की नाक टूट जाती है। जब सारे थग जमीन पर पड़े होते हैं तो गिजू बोलने की हालत में नहीं रहता। उसे समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। इसी बीच उसकी बहन अब भी कॉल पर होती है और जल्दी से पूछती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे जोरदार शोर और हंगामा सुनाई दे रहा है। एमसी ठंडी आवाज में गिजू की तरफ देखता है, जिससे गिजू कांप उठता है। एमसी पूछता है कि क्या उसे दोबारा कहना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक उसे याद है वह पहले ही गिजू से कह चुका है कि उसकी बहन से दूर रहे। जायसू पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है, यह देखकर कि हालात कैसे पलट गए हैं। यह थोड़ा आयरनिक है कि उन्होंने एमसी को घेरने की कोशिश की और खुद ही घिर गए। एमसी ने प्रो की तरह लड़ाई लड़ी और कुछ ही सेकंड में सबको धूल चटा दी। इस बीच एमसी गिजू से पूछता रहता है कि उसकी बहन ने आखिर उसका क्या बिगाड़ा था। गिजू बेवकूफ बनने का नाटक करता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, जबकि चुपचाप टेबल पर रखा ग्लास पकड़ने की कोशिश करता है। वह बिजली की रफ्तार से ग्लास एमसी की तरफ फेंकता है, लेकिन एमसी आराम से एक कदम पीछे हटा है और ग्लास वॉल से टकराकर टूट जाता है। एमसी बेपरवाही से खड़ा रहता है। तभी गिजू बोतल उठाकर उस पर वार करता है।
हमारा लड़का फिर पीछे हट जाता है और वार बचा लेता है, लेकिन जब गिजू दोबारा बोतल घुमाता है, MC उसे हाथ से गिरा देता है और एक पंच मारता है जिससे बोतल का सारा लिक्विड चारों तरफ उड़ जाता है। अब गिजू मुट्ठी से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन MC जवाब में उसके चेहरे पर एक और जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे उसकी नाक से जोर जोर से खून बहने लगता है। जायसू लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है, सांस के लिए हांफता हुआ, जबकि MC बिल्कुल शांत और कंट्रोल में रहता है, जैसे उसे पसीना भी नहीं आया हो। MC फिर उस हरामजादे से पूछता है कि एक बेबस लड़की को परेशान करके उसे कैसी टेढ़ी खुशी मिलती है। हताश होकर गिजू बोतल पकड़ता है, उसे तोड़ देता है और नुकीले टुकड़े MC के सीने की तरफ तान देता है, लेकिन हमारा लड़का जरा भी नहीं डरता। वह जोर से गिजू का हाथ झटकता है, बोतल गिर जाती है। फिर वह गिजू की गर्दन पकड़कर कस लेता है जिससे उसकी सांस अटकने लगती है। गिजू के पैर लड़खड़ा जाते हैं और MC उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। वह हरामजादा छटपटाता है, छूटने की कोशिश करता है, लेकिन MC की आयन ग्रिप ढीली नहीं पड़ती। उसका हाथ गिजू की गर्दन पर मजबूती से दबा रहता है ताकि कभी घमंडी रहा बुली अब अच्छी तरह समझ जाए कि कंट्रोल किसके हाथ में है। MC झुककर पूछता है कि अब उसे उसके साथ क्या करना चाहिए। जायसू बुरी तरह पिटने के बाद होश में रहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जवाब देने की हालत में नहीं रहता। MC अपनी आखिरी वार्निंग देता है और साफ कहता है कि यह आखिरी बार है जब वह उसे छोड़ रहा है। वह उसे चेतावनी देता है कि उसकी बहन से दूर रहे और हाइजिन, जो गिजू की बहन है, उसे भी काबू में रखे। वह जोर देकर कहता है कि अगर उसे दोबारा गिजू या हु जिन के उसकी बहन को परेशान करने की कोई अफवाह भी सुनाई दी तो वह वापस आएगा और इस बार काम पूरा करेगा। अपनी बात पक्की करने के लिए MC उसकी गर्दन पर और जोर से पकड़ कसता है, उसे बेहोशी के कगार पर पहुंचा देता है। अब बुली पूरी तरह टूट चुका होता है, छटपटाते हुए बार बार माफी मांगने लगता है। इसके बाद MC आखिरकार उसे छोड़ देता है। गिजू जमीन पर पड़ा हांफता रहता है और जोर जोर से खांसता है, जबकि MC वहां से चला जाता है। जब MC क्लब से बाहर निकलता है, अंदर का स्टाफ घबराई नजरों से एक दूसरे को देखता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। इसी दौरान हु जिन और उसकी दोस्त गांधी लात की सड़क पर टहल रही होती हैं। हाई जिन को कुछ गड़बड़ सा महसूस होता है और उसे चिंता होने लगती है कि शायद उसका भाई मुसीबत में है। जब वे क्लब पहुंचती हैं, तो उन्हें सीढ़ियों से आती हुई आहट सुनाई देती है और MC आराम से बाहर निकलता दिखता है। ह्यूजिन चौंक जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। वह MC को रुकने के लिए चिल्लाती है, यह सोचकर कि वह अब भी कूल बन सकती है क्योंकि कोई भी दियोन के साथ उसने जो किया उसका ब्लेम उस पर नहीं डाल सकता। लेकिन MC रुकता तक नहीं। ह्यूजिन अब सच में घबरा जाती है, पीछे हटते हटते फिसल जाती है और जोर से जमीन पर गिर जाती है। जब वह अपने दर्द करते कंधे को सहला रही होती है, MC का फोन बजता है। वह देखता है कि कॉल उसके ग्रैंडपा की है। थोड़ी देर बात करने के बाद वह बस घूमता है और चुपचाप घर की तरफ चला जाता है, उन्हें यही सोचते हुए छोड़कर कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जब हाई जिन क्लब के अंदर जाती है तो वहाँ का नजारा बिखरा हुआ होता है। उसका भाई और उसके सारे लाकीज बुरी तरह पिटे और घायल पड़े होते हैं। वह तुरंत उस पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि MC ने उसे फिर से कैसे हरा दिया, लेकिन उसका भाई इतना थका हुआ होता है कि बहस करने की ताकत नहीं बची होती। वह उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि अब से देयोन से दूर रहे। ह्यूजिन हालात की गंभीरता नहीं समझती और उल्टा सवाल करती रहती है कि वह आखिर क्या बकवास कर रहा है। उसका भाई झुंझलाकर आखिरकार आपा खो देता है। वह दांत पीसते हुए उस पर चिल्लाता है और कहता है कि MC की बहन को छोड़ दे, लेकिन ह्यूजिन पीछे नहीं हटी और चिल्लाती रहती है कि वह उस हरामजादे से इतना डर क्यों रहा है। यही आखिरी सीमा होती है। उसका भाई गुस्से से फट पड़ता है, उसकी आंखों में आग होती है। वह साफ कह देता है कि अगर वह देयोन से दूर नहीं रही तो वह खुद उसे बर्बाद कर देगा। यह सुनकर ह्यूजिन हिल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब हम फिर अपने लड़के के पास आते हैं जो अपने ग्रैंडफादर को फिर से देखता है। वे पार्क में एक बेंच पर बैठते हैं। सबसे पहले ग्रैंडपा माफी मांगता है कि उसने हमारे लड़के को उसके दोस्तों के साथ मस्ती के बीच से बुला लिया, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि कोई बात नहीं। फिर बूढ़ा आदमी थोड़ा उदास
उदास होकर बताता है कि दियोन घायल हो गई है और उसी ने उसकी चोटों का इलाज किया था। हमारा लड़का इसकी पुष्टि करता है। बूढ़ा आदमी समझाता है कि उसकी चोटें काफी गंभीर हैं, लेकिन वह हॉस्पिटल जाने से मना कर रही है। वह बताता है कि दियोन को अकेले पालना कितना मुश्किल रहा है। उसे कभी ठीक से नहीं पता था कि एक छोटी लड़की को कैसे बड़ा किया जाए और वह हमेशा घर चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। फिर भी वह बस इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि वह इतनी दूर तक अपने दम पर पहुंच पाई है। ग्रांडपा उन सारे सालों को याद करता है और कहता है कि पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि दयान ने उसे उससे कहीं ज्यादा दिया है जितना वह कभी उसे दे पाया। उस हादसे में उसने सब कुछ खो दिया था और प्लेन क्रैश के बाद जब सब कुछ उससे छिन गया तब दीन ही एकमात्र वजह थी जिसकी वजह से वह जिंदा रह पाया। उसे यह देखकर दिल टूट जाता है कि वह इतनी ज्यादा चोटिल है और फिर भी उसे असली वजह नहीं बता रही। वह सोचता है कि शायद उसे लगता हो कि वह समझने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है। वह एक कहावत का जिक्र करता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे अपने पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं, तो फिर एक बूढ़े ग्रांडपा से बात करना उसके लिए और भी मुश्किल रहा होगा। लेकिन हमारा लड़का तुरंत बूढ़े आदमी को दिलासा देता है और कहता है कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। वह बताता है कि साफ दिखता है कि ग्रांडपा दियोन से कितना प्यार करता है और उसे पूरा यकीन है कि दियोन भी उनसे उतना ही प्यार करती है। वह ग्रांडपा से कहता है कि इतनी चिंता न करें और वादा करता है कि वह स्कूल में उसका ध्यान रखेगा। यह सुनकर बूढ़े आदमी को आखिरकार थोड़ी राहत मिलती है और वह दिल से खुश होता है कि दोन की जिंदगी में एक भाई जैसा कोई है। अगला सीन ओमनिय मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर में चला जाता है। अंदर हम गिजू को देखते हैं जिसकी चोटों पर आखिरकार बैंडेज लग चुकी होती है। उसका पिता उसे डांट रहा होता है और साफ दिखता है कि वह उससे बहुत निराश है। उसके दाद बिना लागल पेट के कह देता है कि गिजू इन सारी चोटों का हकदार है, क्योंकि अगर तुम बेवकूफी भरे खेल खेलोगे तो बेवकूफी वाले इनाम ही मिलेंगे। घमंडी माँ अपने पति पर चिल्लाने लगती है और गुस्से में याद दिलाती है कि उनका बेटा हॉस्पिटल में है और उसके पास कहने को बस यही है। वह उससे कहती है कि उस जानवर को ढूंढकर उस पर चिल्लाए जिसने यह सब किया। वह यह भी बताती है कि उसी ने हु जन का हाथ भी तोड़ दिया। सच में सब कुछ बहुत गड़बड़ है। हु जन इतनी बड़ी है कि उसने अपनी ही गलती का ब्लेम भी हमारे लड़के पर डाल दिया। हम सब जानते हैं कि वह खुद फिसली थी और उसका कंधा चोटिल हुआ था, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय वह हर बात का दोष उसी पर डाल रही है। गुस्से में भरा पिता आखिरकार शांत होता है और गहरी सांस लेता है। चिंतित माँ अपने बेटे से कहती है कि वह बस आराम करे और ठीक होने पर ध्यान दे। जाते जाते वह बड़बड़ाती है कि अगर कभी उसे वह लड़का मिल गया जिसने उसके बेटे को मारा तो वह उसे सबक सिखाएगी। उनके जाने के बाद गिजू आखिरकार अपनी बहन से पूछता है कि उसे पेरेंट्स को सब कुछ बताने की जरूरत ही क्या थी। वह कहता है कि ऐसा करके उसने उसके लिए हालात और भी खराब कर दिए हैं। उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि लोग सोचेंगे कि वह पिटने के बाद रोता हुआ पेरेंट्स के पास चला गया। उसकी बहन पूछती है कि वह यह बात कैसे छुपाती कि उसका भाई हॉस्पिटल में है और उसका हाथ टूटा हुआ है। गिजू चिढ़ जाता है और पूछता है कि क्या यह सब एमसी ने किया था। उसे याद आता है कि वह खुद फिसली थी, लेकिन वह यह बात नहीं बताती। इसके बजाय वह बस इतना कहती है कि इसके लिए एमसी जिम्मेदार है। यह वाकई गड़बड़ है कि वह इतनी बेशर्मी से ब्लेम दूसरों पर डाल रही है। फिर वह जल्दी से उठती है और उससे कहती है कि वह यहीं रहे और ठीक हो जाए। वह कहती है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें एक बार में ही पता चल जाए कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। जायसू वहीं बैठा रहता है, सोच में पड़ा हुआ कि क्या उन्हें दोबारा हमारे लड़के से उलझना चाहिए या नहीं। इधर हम फिर उनके पेरेंट्स के पास आते हैं। औरत बताती है कि उसने अभी अभी मिस्टर चा से बात की है, लेकिन उसका पति पूछता है कि वह बात को बेवजह क्यों बिगाड़ रही है और कहता है कि स्कूल को ही यह सब संभालने दे। औरत जवाब देती है कि आज सैटरडे है और वह हाथ पर हाथ धरे बैठकर इंतजार नहीं करना चाहती। वह चिल्लाने लगती है और कहती है कि स्कूल उनके बच्चों के साथ हुए अन्याय का असली इंसाफ नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा बस सस्पेंशन या एक्सपल्शन
प्रमोशन ही देगा। पति फिर बहस करता है और कहता है कि उसे मिस्टर चा के पास जाकर यह मामला खुद संभालने का कोई हक नहीं है। तब औरत बताती है कि वह मिस्टर चा को पहले से जानती है और वह सालों से उसके गंदे काम संभालता आया है। इसी बीच ह्यूजन चोरी छिपे यह सब सुन रही होती है और अपनी माँ के मिस्टर चा से संपर्क करने पर अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। उसे पता है कि मिस्टर चा उसके पिता के लिए काम करने वाला डरावना गैंगस्टर है और उसे पूरा यकीन है कि अब उन सब झंझट करने वालों का हमेशा के लिए काम तमाम हो जाएगा। सीन एक जर्जर सी जगह पर शिफ्ट होता है जहां एक आदमी बेचैनी से अपनी लाइटर से खेल रहा होता है। दो गून वहां से गुजरते हैं और काफी मायूस दिखते हैं। वे बड़बड़ाते हैं कि उनके बॉस ने उन्हें किसी टीनेज ड्रामा से निपटने का आदेश दिया है और कोई भी इससे खुश नहीं है। यहाँ तक कि बॉस खुद भी इस बच्चों की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन काम तो काम है, भले ही उसे टीनेज बकवास के बीच इंतजार ही क्यों न करना पड़े। सीन फिर पास्ट में चला जाता है जहां एक लक्जरी मर्सिडीज सड़क पर तेजी से दौड़ रही होती है। कार के अंदर माफिया बॉस मिस्टर चा उस औरत का फोन उठाता है। वह उसे बताती है कि उसकी बेटी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और उसका बेटा किसी टीनेज ने बुरी तरह पीट दिया है। वह जिद करती है कि उसे यह मामला संभालना ही होगा। वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां मिस्टर चा सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए गुस्से में भरा होता है। वह इस तरह की बकवास से निपटने को लेकर बेहद परेशान होता है। सीन फिर क्वार्टर्स में लौटता है जहां हमारा लड़का कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और गिजू के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में सोच रहा होता है। वह सोचता है कि क्या ये लोग सच में बात यहीं छोड़ देंगे। तभी दौबल बजती है। वह सुनता है कि उसका ग्रैंडपा दरवाजे पर किसी से बहस कर रहा है। पता चलता है कि बाहर खड़े लोग एमसी से मिलना चाहते हैं। बाहर खड़ा डरावना आदमी कहता है कि वे बस एमसी से थोड़ी बात करना चाहते हैं। देर रात होने की वजह से ग्रैंडपा चिंता जताता है और पूछता है कि इतनी जरूरी बात क्या हो सकती है। हमारा लड़का अपने कमरे से बाहर आता है और ग्रैंडपा से कहता है कि वह उनकी बात सुनकर थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ग्रैंडपा की हिचक और अपनी बहन के विरोध के बावजूद एमसी एक हल्की मुस्कान देता है। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह इन लोगों को जानता है और यह बस एक छोटी सी बातचीत है, चिंता की कोई बात नहीं। इतना कहकर वह अपने परेशान ग्रैंडपा को पीछे छोड़ देता है। गून उसे एक छोड़ी हुई कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं और वह सोचता है कि आखिर वे उसे किससे मिलवाने वाले हैं। जब वे आखिरकार पहुंचते हैं तो लाकी अपने बॉस को बताते हैं कि वे उस लड़के को ले आए हैं। बॉस चुप रहता है और सिगरेट पीता रहता है। गंजा लाकी बताता है कि लड़के ने जल्दी बात समझ ली, कोई हंगामा नहीं किया और चुपचाप साथ आ गया। बॉस थोड़ा हैरान और खुश होकर तय करता है कि वह इसे जल्दी निपटाएगा। वह उंगलियां चटकाता है और लाकी तुरंत आयन बात उठा लेते हैं। एक लाकी अपने दोस्त से कहता है कि वह हमारे लड़के का हाथ पकड़े क्योंकि मारने का काम वह करेगा। इसी बीच बॉस आह भरता है और माँ को टेक्स्ट करने का सोचता है कि काम हो गया है। जब वह फोन में उसका नंबर ढूंढ रहा होता है, लाकी उससे पूछते हैं कि हमारे लड़के ने किम फैमिली के बच्चों से पंगा क्यों लिया। जैसे ही वह किड्स शब्द सुनता है, हमारा लड़का समझ जाता है कि बात गिजू किम की हो रही है। बॉस चिढ़कर स्क्रोलिंग रोक देता है और तय करता है कि एमसी के सामने रहते हुए वह उसे कॉल नहीं करेगा। लेकिन वह हमारे लड़के की तरफ देखता है और इस बात से हैरान हो जाता है कि वह कितना शांत और भावहीन दिख रहा है। जैसे ही लाकी उस पर झपटते हैं, एमसी अचानक निंजा जैसी स्पीड दिखाता है। वह गंजे लाकी का हाथ पकड़ लेता है इससे पहले कि वह वार कर पाए और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे पर जोरदार शोल्डर स्मैश मारता है। बॉस यह सब देखकर आंखें फाड़ लेता है। उसे इस फ्लॉलेस मूव पर यकीन नहीं होता। इसी दौरान दूसरा लाकी बात लेकर एमसी पर वार करता है। एमसी झुक जाता है और बात उसके सिर के ऊपर से बेकार में निकल जाती है। लाकी दोबारा वार करता है लेकिन हमारा लड़का बिना डरे बात की तरफ ही झपटता है, जिससे माफिया बॉस पूरी तरह हैरान रह जाता है। बिजली जैसी तेजी से एमसी बात को अपनी बांध में फंसा लेता है और लाकी की ठुड्डी के नीचे एक जबरदस्त पंच मारता है। वहीं नहीं रुका, वह उसके सीने पर भी एक विनाशकारी वार करता है। फिर मजबूत पकड़ के साथ वह लाकी की गर्दन पकड़ता है और उसे नीचे ईंटों पर पटक देता है। बॉस सदमे में
यह सब देखता रह जाता है, हमारे लड़के की स्किल और हिम्मत से पूरी तरह दंग होकर। इसी बीच गंजा लाकी पीछे से हमारे लड़के को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन हमारा लड़का तुरंत अपनी कोहनी उसके रिब्स में मारता है और फिर एक और जोरदार शोल्डर स्मैश देता है। चेहरे पर वार पड़ते ही वह जमीन पर जा गिरता है। मिस्टर चौ समझ जाता है कि यह लड़का कोई आम तींज नहीं है, क्योंकि उसकी कॉम्बैट स्किल्स बेहद शानदार हैं। आखिरकार वह खुद आगे आने का फैसला करता है। आगे बढ़ते हुए वह सिर खुजाता है, हंसते हुए कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में उसे टीनेजर से लड़ना पड़ेगा। वहीं हमारा लड़का साफ देख पा रहा होता है कि भले ही यह आदमी एक माफिया बॉस है, लेकिन असल में काफी कमजोर है, क्योंकि एमसी उसकी सारी वीक स्पॉट्स पहचान पा रहा है। जैसे ही बॉस जोरदार मुक्का मारता है, एमसी आसानी से एक साइड हट जाता है। बॉस लगातार पंचेस की बरसात करता है, लेकिन एमसी हर वार को ऐसे चकमा देता है जैसे यह कोई आसान खेल हो। दोनों के बीच वार पलटवार चलता रहता है। एमसी तेजी से साइड हटता है, लेकिन एक पंच सीधा उसकी तरफ आता है। वह उसे ब्लॉक कर लेता है, हालांकि भारी ताकत की वजह से वह पीछे की तरफ फिसल जाता है। माफिया बॉस तिरछी मुस्कान के साथ देखता है। उसे हैरानी होती है कि एमसी ने यह वार भी रोक लिया। एमसी अपनी कलाई देखता है जहां उसे पंच लगा था और दर्द से उसका हाथ सिहर जाता है। उसे एहसास होता है कि माफिया बॉस ने उसकी मूवमेंट भांप ली थी और बिल्कुल सटीक वार किया था। दूसरी तरफ बॉस की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह एमसी से पूछता है कि वह असल में है कौन। एमसी आराम से जवाब देता है कि वह बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। बॉस को यह बात हजम नहीं होती। उसके हिसाब से इस तरह लड़ने के लिए इस लड़के के पास जबरदस्त स्किल और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमसी मुस्कुराते हुए अपनी स्टांस लेता है। बॉस कहता है कि वह आगे स्पारिंग के लिए तैयार है और मुट्ठी बांधकर एमसी पर वार करता है। एमसी तेजी से आने वाले पंच को डिफ्लेक्ट करता है और खुद वार करने की कोशिश करता है, लेकिन माफिया बॉस आसानी से साइड हट जाता है। बॉस फिर से हमला करता है, मगर एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पेट की तरफ पंच घुमाता है। माफिया बॉस फिर रिएक्ट करता है और नतीजा यह होता है कि एमसी का वार सीधे उसके चेहरे पर लग जाता है। मिस्टर चौ चेहरे पर पड़े उस वार से बुरी तरह झुंझला जाता है और फिर से पंच मारने की कोशिश करता है। एक बार फिर एमसी हमले को रोकता है और सामने वाले की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त वार करता है। इसके बाद वह लगातार ताकतवर पंचेस बरसाता है, जिससे मिस्टर चो जमीन पर गिर जाता है और एक टीने से हारकर खुद को पूरी तरह बेइज्जत महसूस करता है। हैरानी की बात है कि एक माफिया बॉस जो गन से ज्यादा अपनी मुट्ठियों पर भरोसा करता है। खैर, हारने के बाद मिस्टर चो हल्की मुस्कान देता है और देखता है कि एमसी जरा भी घबराया नहीं है। उसे नहीं पता यह लड़का कहां से आया, लेकिन उसे पूरा यकीन हो जाता है कि किम फैमिली ने गलत इंसान से पंगा लिया है। सीन अब नेशनल असेंबली मेंबर इनाय किम नाम की एजेंसी में शिफ्ट होता है। इमारत के अंदर एक ऑफिस के बाहर दो गार्ड्स खड़े होते हैं। ऑफिस के अंदर मिसेस किम और मिस्टर किम बैठे होते हैं। औरत अपने पति से पूछती है कि मिस्टर चा ने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया। हर गुजरते पल के साथ वह और बेचैन होती जा रही होती है और उससे कहती है कि मिस्टर चा को कॉल करे। मिस्टर किम जवाब देता है कि बस इंतजार करे, मिस्टर चा काम निपटाकर खुद कॉल करेगा। दूसरी तरफ उनकी बेटी भी दिखती है जो गहरी सांस छोड़ती है। तभी फोन बजने लगता है। बेसब्र औरत तुरंत कहती है कि कॉल स्पीकर पर डालो ताकि वह खुद सुन सके। मिस्टर किम मिस्टर चा से माफी मांगते हुए बात शुरू करता है और कहता है कि उसकी पत्नी ने उससे जो बेवकूफी भरा एहसान मांगा उसके लिए वह शर्मिंदा है। लेकिन औरत जोर जोर से बहस करती रहती है और कहती है कि उनके बच्चों पर हमला हुआ है तो इसमें बेवकूफी की बात क्या है। सबके लिए हैरानी की बात यह होती है कि मिस्टर चौ कहता है कि असल में माफी उसे मांगनी चाहिए। मिस्टर किम वजह पूछता है तो मिस्टर चौ बताता है कि लगता है उनके बच्चों ने गलत इंसान से पंगा लिया, क्योंकि वह खुद भी एमसी से हार चुका है। यह खबर मिस्टर किम को अंदर तक हिला देती है। उसके हिसाब से मिस्टर चो सबसे खतरनाक एनफोर्सर है और एक हाई स्कूल लड़के से उसका हारना समझ से बाहर है। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मिस्टर और मिसेस किम घबराकर दरवाजे की तरफ देखते हैं।
हैं। जब दरवाजा खुलता है तो वे गार्ड्स को जमीन पर पड़े देखते हैं, जिससे दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनकी बदतमीज बेटी भी अपनी सीट से उछल जाती है जब वे एमसी को आराम से कमरे में आते देखते हैं। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और बेहोश गार्ड्स बाहर ही पड़े रहते हैं। फोन पर मौजूद मिस्टर चा समझ जाता है कि एमसी उनके ठिकाने तक पहुंच चुका है। वह पीछे झुककर हार मानने वाली सांस छोड़ता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वह एक अकेले हाई स्कूल लड़के से पिट गया। अब वह इस गड़बड़ को कैसे संभाले, इसी में उलझा रहता है। कमरे के अंदर हु जिन अपनी सीट से उछल जाती है। तभी मिसेस किम एमसी पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि क्या वही लड़का है जिसने उसके बच्चों को मारा। दूसरी तरफ डेस्क पर बैठा आदमी पूछता है कि एमसी उसके ऑफिस में घुसा कैसे। यह सुनकर वह बेवकूफ औरत और चिढ़ जाती है क्योंकि उसका पति उसकी तरह हंगामा नहीं कर रहा। पति शांत रहते हुए फिर सख्ती से पूछता है कि एमसी सिक्योरिटी पार करके कैसे आया। एमसी कंधे उचका कर आराम से कहता है कि वह बस एंट्रेंस पर खड़े गार्ड्स को पार करके आ गया। मिस्टर किम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एमसी ने मिस्टर चौ और सारे गार्ड्स को कैसे हरा दिया। उससे भी ज्यादा उसे यह परेशान करता है कि एमसी को यह पता कैसे चला कि वह यहाँ रहता है। वह औरत फिर से चिल्लाने लगती है और एमसी से बदतमीजी बंद करने को कहती है। वह जल्दी से इमरजेंसी हॉटलाइन डायल करने लगती है। एमसी पर उसके बच्चों पर हमला करने और ऑफिस में घुसने की शिकायत करने के लिए। वहीं हु जन को अपनी मां के इस कदम पर अंदर ही अंदर गर्व महसूस होता है। उसे लगता है कि पुलिस को शामिल करना सही फैसला है, क्योंकि चाहे एमसी कितना भी अच्छा लड़ता हो, कानून उसे संभाल लेगा। घमंडी मां एमसी को धमकाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह पुलिस या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी तक को कॉल कर देगी, क्योंकि उसके हिसाब से एमसी को नहीं पता कि वह किससे उलझ रहा है। एमसी शांत रहते हुए जवाब देता है कि उसे अच्छी तरह पता है। वह बताता है कि उसका पति सेकंड टर्म असेंबली मेंबर है और अभी चुनाव लड़ रहा है। औरत हंसते हुए पूछती है कि अगर उसे उनकी हैसियत का इतना पता है तो उसने उनके बच्चों पर हमला क्यों किया। दूसरी तरफ हिजिन तिरछी मुस्कान के साथ एमसी को देखती है। उसे लगता है कि अब एमसी फंस चुका है और वह धीमी आवाज में कहती है कि अब गेम ओवर है। अथॉरिटीज कॉल उठा लेते हैं और औरत फोन में चिल्लाने लगती है कि ऑफिसर्स तुरंत किम के ऑफिस पहुंचे, लेकिन वह आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही चुप हो जाती है जब उसे कुछ अनपेक्षित सुनाई देता है। एमसी कैरियोकी रूम की पूरी फुटेज चला देता है जिसमें हाइजिन और उसके लाकीज उसकी बहन पर हमला कर रहे होते हैं। यह पक्का सबूत हु जिनको गूंगा कर देता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जैसे बाहर निकल आएंगी। मिस्टर किम चुपचाप बैठा रहता है, पूरी तरह टूट चुका होता है। दियोन की चीखें कमरे में गूंजती हैं जब वह माफी की भीख मांगती है और वही गंदी औरतें उसे बेरहमी से पीटती रहती हैं। यह पक्का सबूत देखकर मिसेस किम का मुंह खुला रह जाता है और वह जल्दी से हॉटलाइन काट देती है, कहती है कि बाद में कॉल करेगी। दूसरी तरफ हिजिन एमसी पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि उसे ये फाइल्स कहां से मिली। एमसी कुछ पल चुप रहता है, फिर सीन किम के घर के बाहर फ्लैशबैक में चला जाता है। घर के एक कमरे में एमसी चुपचाप घूमता दिखता है। वह लैपटॉप खोलता है और सारा डेटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। वर्तमान में मिस्टर किम गुस्से में दांत पीसता है। उसे लगता है कि उसके बच्चे पूरी तरह नाकाम निकले हैं, लेकिन हु जन तुरंत अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हर चीज के पीछे उसकी एक वजह थी। मिस्टर किम गुस्से में उसे चुप रहने को कह देता है। एमसी फिर बताता है कि उसके पास गिजू किम से जुड़े फाइल्स भी हैं। वह किम्स को समझाता है कि उनके बच्चे अपनी हर हरकत की वीडियोस संभाल कर रखते हैं। वह बताता है कि उसके पास दर्जनों क्लिप्स हैं जिनमें उनका हिंसक बर्ताव, स्कूल में बच्चों को पीटना, उनसे पैसे और कीमती चीजें छीनना और यहाँ तक कि कैरियोकी में उसकी बहन पर लड़कियों के झुंड द्वारा किया गया हमला भी शामिल है। यूजिन इन सच्चाइयों के धमाकों से बुरी तरह कांपने लगती है, लेकिन उसकी मां तुरंत बीच में आकर अपनी बेटी का बचाव करती है और कहती है कि एमसी बस उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है और वह इससे बच नहीं पाएगा। एमसी उसे याद दिलाता है कि यह गड़बड़ उसने शुरू नहीं की थी और जो वह अभी कर रहा है वह धमकी से कहीं कम है, खासकर गैंगस्टर्स को उसे मारने भेजने के मुकाबले। वह साफ कर देता है कि उसने यह सब भी रिकॉर्ड कर रखा है। पिता का चेहरा। पिता निराशा में अपनी हथेलियां मलता
लेता है और एमसी से पूछता है कि क्या उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके बच्चों ने पहले उसकी बहन पर हमला किया था। एमसी जवाब देता है कि एक पेरेंट होने के नाते उन्हें अपने बच्चों का साथ हर हाल में देने का हक है, तो एक भाई होने के नाते वह भी अपनी बहन की हिफाजत के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा। आदमी उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि वे उसकी बहन के इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे और नुकसान की भरपाई के लिए एक मोटा सेटलमेंट भी देंगे। लेकिन एमसी साफ कह देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिता हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसका मतलब क्या है। फिर वह पूछता है कि क्या एमसी चाहता है कि उसके बच्चे उसकी बहन से माफी मांगे। अपने पिता की यह बात सुनकर ह्यूजिन दांत भींच लेती है और मन ही मन सोचती है कि माफी मांगने से अच्छा है वह जबान काट ले और मर जाए। दूसरी तरफ एमसी साफ कहता है कि एक अपॉलजी उस वक्त को वापस नहीं ला सकती जो उसकी बहन ने डर और दर्द में बिताया, इसलिए अगर वे सच में उसकी भरपाई करना चाहते हैं तो वह चाहता है कि उसकी बहन को जयसू या ह्यूजन किम का चेहरा दोबारा कभी न देखना पड़े। यह मांग हु जन को अंदर तक हिला देती है, लेकिन उसका पिता तुरंत मान जाता है और कहता है कि वह अपने बच्चों का स्कूल ट्रांसफर करवा देगा या शायद उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश ही भेज देगा। यह सुनते ही माँ और बेटी चीख पड़ती हैं और विरोध करने लगती हैं, लेकिन पिता उन्हें तुरंत चुप करा देता है और फिर एमसी की तरफ देखकर पूछता है कि क्या इससे वह संतुष्ट हो जाएगा। एमसी कहता है कि वह चाहता है कि वे लोग कल से ही स्कूल में न रहें। जवाब में पिता कहता है कि वह स्कूल को इसकी जानकारी दे देगा। यह तय होते ही हाय जिन रोने लगती है और उसके आंसू अपने आप बहने लगते हैं। जैसे ही एमसी जाने लगता है पिता उसे रोकता है और याद दिलाता है कि चूंकि उसने उसकी मांगे मान ली हैं तो वह चाहता है कि एमसी सारी वीडियोस डिलीट कर दे। एमसी उस बूढ़े आदमी को घूर कर देखता है और पिता उसकी आंखों की तीव्रता से समझ जाता है कि ऐसी खतरनाक नजर किसी हाई स्कूलर की नहीं हो सकती। एमसी साफ कर देता है कि वह कोई बेवकूफ नहीं है और फिर मुड़कर चला जाता है। ऑफिस का दरवाजा जोर से पटक देता है। बाहर निकलते ही वह घर की तरफ बढ़ता है। का ग्रैंडपा दौड़कर दरवाजा खोलता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, जबकि पीछे दियोन रोती हुई दिखती है। एमसी उन्हें इतना परेशान देखकर चौंक जाता है, लेकिन मुस्कुराकर उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। घर में घुसते हुए बूढ़ा आदमी कहता है कि जिन लोगों से वे मिले वे खतरनाक लग रहे थे। एमसी जवाब देता है कि वे बस बात करने गए थे और कुछ नहीं। उसकी बहन कहती है कि उन लोगों के बारे में कुछ सही नहीं लग रहा था और वह और ग्रैंडपा बहुत परेशान थे। एमसी तुरंत उससे कहता है कि उसे बस ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। फिर वह इशारे में अपनी बहन से कहता है कि अब उसे कभी सीढ़ियां उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने सब संभाल लिया है। अभी यह बात उसे समझ नहीं आती, लेकिन वह जल्द ही समझ जाएगी कि उसका क्या मतलब था। अगली सुबह वे स्कूल जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वे अपनी अपनी क्लासेस के लिए अलग हो जाते हैं। जैसे ही दियोन अपनी क्लासरूम में घुसती है वह हिजन से नजर मिलाने से बचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह स्टूडेंट्स को यह बात करते सुनती है कि ह्यूज जन अब स्कूल नहीं आएगी, उसके कदम रुक जाते हैं। पूरी क्लास में यह जानने की उत्सुकता फैल जाती है कि हुआ क्या है और एक लड़की बताती है कि ह्यूज जन और उसका भाई दोनों विदेश पढ़ने जा रहे हैं। यह खबर दियोन पर बिजली बनकर गिरती है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी परेशानी अब स्कूल छोड़ रही है। एमसी ने सीढ़ियों के बारे में जो कहा था वह बात उसके दिमाग में घूमने लगती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि एमसी को हिजिन के ट्रांसफर के बारे में पहले से पता था। दियोन उससे बात करने के लिए क्लासरूम से बाहर भागती है। जब वह उसे ढूंढ लेती है और आवाज देती है तो एमसी मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वह बोलने की कोशिश करती है उसके पास शब्द नहीं बचते और वह चुप रह जाती है। एमसी बस मुस्कुराता है और कहता है सी यू लेटर और दियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भी धीमी आवाज में सी यू लेटर कह पाती है और फिर उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं। कुछ देर बाद सीन एक अपार्टमेंट में आता है जहां एक ब्लॉन्ड लड़की अपनी दोस्तों से पूछती है कि क्या सच में हिजिन विदेश जा रही है। दूसरी लड़की इसकी पुष्टि करती है और कहती है कि जब उसने पहली बार सुना तो उसे भी झटका लगा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वे अचानक क्यों जा रहे हैं क्योंकि ह्यूजन ने कभी विदेश जाने की बात नहीं की थी। फिर ब्लॉन्ड लड़की गांधी लातकी की तरफ देखती है जो चुपचाप बैठी होती है और खुद में ही खोई रहती है। एक लड़की उसे झकझोर कर पूछती है कि क्या उसके पास कहने को कुछ नहीं है। यह सुनकर वह सहमी हुई लड़की अंदर तक कांप जाती है। ब्लॉन्ड लड़की सीधे उससे पूछती
है कि क्या हिजिन सच में विदेश जा रही है। यह सोचकर कि सेम क्लास में होने की वजह से गांधी लातकी को ज्यादा पता होगा। घबराते हुए वह मान लेती है कि यह सच है और टीचर ने आज क्लास में बताया था। ब्लॉन्ड लड़की पूछती है कि क्या उसने ह्यूजिन से सीधे बात करने की कोशिश की। गांधी लातकी कहती है कि उसने कॉल किया था लेकिन ह्यूजिन ने फोन नहीं उठाया। यह सुनकर सारी लड़कियां मान लेती हैं कि शायद यह सच है। इस बीच गांधी लातकी घबराहट में अपना फोन देखती रहती है और बेचैनी में नाखून चबाने लगती है। हिजिन का आखिरी मैसेज जो उसे मिला था उसमें लिखा था कि उसकी माँ एमसी का काम तमाम कर देगी। तभी से गांधी लातकी डरी हुई है और सोच रही है कि हु जिन का अचानक जाना कहीं एमसी की वजह से तो नहीं है। तभी हु जिन खुद कमरे में आती है। बेहद गुस्से में लड़कियां उसे देखकर चौंक जाती हैं। हु जिन सोफे पर बैठ जाती है और बड़बड़ाती है कि वह बड़ी मुश्किल से घर से निकल पाई है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या वह सच में विदेश जा रही है। चिढ़कर हु जिन अपना सिर पकड़ लेती है और कहती है कि यह सब अचानक हुआ लेकिन वह एक सेमेस्टर बाद वापस आ जाएगी। फिर पास्ट का फ्लैशबैक दिखता है जहां उसके पिता ने उसे एक सेमेस्टर विदेश भेजने को कहा था और वादा किया था कि जब तक वह लौटेगी वह सब संभाल लेंगे क्योंकि वह भी नहीं चाहते कि वे वीडियोस पब्लिक हों। यह बात वह अपने तक ही रखती है। बाकी लड़कियां हंसती हैं और उसे चिढ़ाती हैं कि वह तो वेकेशन मनाने जा रही है। ब्लॉन्ड लड़की उनकी इस एटीट्यूड से साफ चिढ़ जाती है। एक और लड़की पूछती है कि अचानक जाने की वजह क्या है और क्या गिजू भी जा रहा है। युआन बस इतना कहती है कि यह फैमिली माता है और उसे डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। रेडहेड लड़की फिर डॉन और उसके भाई के बारे में पूछती है, यह जानने के लिए कि क्या हुआ और क्या गिजू ने एमसी को हरा दिया या नहीं। हिजिन उन्हें सवाल न करने को कहती है और जोर देती है कि गिजू ने सिचुएशन संभाल ली होगी। लेकिन असल में वह यह मानना नहीं चाहती कि उसके भाई और उसके लाकीज एमसी से बुरी तरह हार चुके हैं क्योंकि यह बहुत अपमानजनक है। उसे यह सोचकर और भी गुस्सा आता है कि डॉन उसे स्कूल छोड़ते देखकर कितनी खुश होगी। यही चिढ़ उसके दिमाग में एक आइडिया जगा देती है और वह डियोन के साथ आखिरी बार गड़बड़ करने का फैसला करती है। अपने दोस्तों से प्लान में मदद मांगती है। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या यह सच में जरूरी है और यहाँ तक कि गांधी लातकी भी डर के मारे विरोध करती है। लेकिन ह्यूजन कहती है कि सोचा जाए अगर डॉन को बुली करने वाला कोई नहीं रहेगा तो वह कितनी अकड़ में रहेगी। वह कोरिया छोड़ने से पहले डियोन से निपटना चाहती है और बदला लेना चाहती है। ह्यूजन अपनी ट्विस्टेड प्लान बताते हुए और भी घमंडी हो जाती है। वह शेखी बघारती है कि डियोन का ग्रैंडपा कहीं सिक्योरिटी गार्ड है और वह अपनी माँ से उसे जॉब से निकलवा देगी। उसे लगता है कि इससे डियोन को सबक मिल जाएगा कि किम फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए। यह सब बेहद गंदा और बीमार सोच है। डियोन एक मासूम लड़की है और ह्यूआन की साजिश किसी को भी बीमार कर देने के लिए काफी है। लेकिन इससे पहले कि यह ट्रैश औरत अपने डरावने इरादों पर अमल कर सके उसका चेहरा पीला पड़ जाता है जब वह सामने एक फिगर को खड़ा देखती है जिसने हुडी पहनी होती है और चेहरे पर मास्क होता है। ज्यादा देर नहीं लगती और उसे समझ आ जाता है कि यह एमसी ही है। लेकिन एमसी उल्टा ऊनो कार्ड खेलने जैसा मूव करता है और उससे पूछता है कि एमसी कौन है। यह सवाल उठाते हुए कि जब उसने मास्क पहना है और उसका चेहरा दिख नहीं रहा तो वह इतनी शो कैसे हो सकती है। वह आराम से बताता है कि वह बस यह देखने आया है कि सब लोग अच्छा टाइम बिता रहे हैं या नहीं और उसे यह देखकर काफी खुशी हो रही है कि कारियोकी रूम वाली वीडियो में दिखने वाले सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। लड़कियों में से एक कांपने लगती है और पूछती है कि वह क्या कह रहा है। तभी लड़का उन्हें याद दिलाता है कि वह उसी जगह की बात कर रहा है जहां उन्होंने उसकी बहन को पीटते हुए वीडियो बनाई थी। यह सुनते ही ह्यूजिन का चेहरा स्याह पड़ जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि शायद वह वहां पहले से मौजूद था बस उसे फंसाने के लिए। गांधी लातकी साफ तौर पर पसीना बहाते हुए कांपने लगती है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि आगे क्या होने वाला है। बाकी दो लड़कियां बस चुपचाप बैठी रहती हैं। लड़का दरवाजा बंद करने लगता है और पूछता है कि कोई गा क्यों नहीं रहा क्योंकि उसे तो लगा था कि यहाँ सबको तेज म्यूजिक पर चिल्ला चिल्लाकर गाना पसंद है। यह कहते हुए वह दरवाजा जोर से बंद कर देता है और हमें कोई अंदाजा नहीं होता कि वह आगे क्या करने वाला है। सीन हॉस्पिटल में जाता है जहां किम फैमिली इकट्ठा है। पिता इनबाई किम साफ तौर पर चिढ़ा हुआ है और पूछता है कि हुजिन कहाँ गई। उसका बेटा बताता है कि वह
दोस्तों को गुड बाय कहने बाहर गई है इन और ज्यादा चिढ़ जाता है और पूछता है कि जब तक सब कुछ ठीक से सेटल नहीं हो जाता तब तक उसे यहीं रुकना था, फिर वह बाहर क्यों गई। तभी एक आदमी कमरे में घुसता है, जल्दी से टीवी ऑन करता है और अपने मालिक से कहता है कि उसे यह देखना जरूरी है। स्क्रीन पर साफ दिखता है कि MC ने हाय जन के किए हुए वीडियोस पहले ही वायरल कर दिए हैं। फुटेज तेजी से फैल रही है और मामला जल्दी ही पब्लिक स्पेक्टिकल बनता जा रहा है। पूरी किम फैमिली न्यूज देखते हुए सन्न रह जाती है। रिपोर्टर एक के बाद एक बड़े खुलासे करता रहता है, बताता है कि दर्जनों वायलेंट वीडियोस घूम रही हैं और बहुत से इंसिडेंट्स तो शायद रिकॉर्ड भी नहीं हुए। सिविक ग्रुप्स और पॉलिटिशियंस अब दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक स्पेशल बिल की बात कर रहे हैं। गिजू अपना आपा खोने लगता है और रिपोर्टर जोड़ता है कि देश खास तौर पर इस बात से हैरान है कि दोषी इन किम जैसे कैंडिडेट के बच्चे हैं। साफ है कि पिता गहरी मुसीबत में फंस चुका है और यह सब उसकी बेतुकी पत्नी की वजह से इस हद तक पहुंचा है। ह्यूजन की ग्रैंडपा को जॉब से निकलवाने की प्लान को देखते हुए लगता है कि अब उन्हें वही मिल रहा है जिसके वे हकदार थे। सीन फिर MC पर आता है जहां मिस्टर चा उससे सख्ती से पूछता है कि जब वह किम फैमिली से समझौता कर चुका था तब उसने अपनी प्लान आगे क्यों बढ़ाई। MC के दिमाग में पास्ट फ्लैश होता है जहां उसे किम फैमिली के गहरे पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में पता चलता है। वह बताता है कि सब कुछ आसानी से सुलझ जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने वही किया जो उसे जरूरी लगा। प्रेजेंट में वह मान लेता है कि उसने उनके अग्रीमेंट का पालन नहीं किया। मिस्टर चा पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि किम फैमिली उसे यूं ही जाने देगी। MC पूरे भरोसे से कहता है कि अभी वह शायद उनकी आखिरी चिंता है। लगता है MC सही है। रिपोर्टर फिर एक और बड़ा खुलासा करता है जिसमें इनाय किम के मनी लॉन्ड्रिंग, ब्राइबरी और इलेक्शन फ्रॉड में शामिल होने के सबूत सामने आते हैं। सबूत इतने पुख्ता हैं कि उसकी अपनी पार्टी के लोग भी सख्त जांच की मांग करने लगते हैं और नुकसान से बचने के लिए उससे दूरी बना रहे हैं। जैसे ही मिस्टर किम यह सुनता है वह बिस्तर पर बेजान गुड़िया की तरह रह जाता है। वापस मिस्टर चा के पास उसे शक होने लगता है कि MC ने उसके पास्ट से जुड़ा डेटा भी खोद निकाला है और चा भी किम फैमिली की तरह लॉ के सामने बेनकाब नहीं होना चाहता। इसलिए वह जल्दी से पूछता है कि MC असल में है कौन। MC सादगी से जवाब देता है कि वह बस एक एवरेज टीनेजर है। मिस्टर चा इस जवाब पर हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि MC में कुछ भी एवरेज नहीं है। सीन शिफ्ट होते ही क्लासरूम में सारी लड़कियां MC को देखकर नर्वस हो जाती हैं। उनके चेहरे ब्लश से भर जाते हैं और वो आपस में विस्पर करती रहती हैं कि कैसे उससे बात करें, लेकिन किसी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आगे बढ़ सके। इसी बीच MC अपने थॉट्स में खोया बैठा होता है, तभी उसका फोन रिंग करता है। उधर से डीन बताती है कि आज वो खुद घर जा सकती है और उसे ब्रेक लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहिए। ये सुनकर MC कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे हैंग आउट का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। तभी यूंग चान अचानक पॉप अप होकर उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या वो आज बिजी है। MC की साइलेंस देखकर यूंग चान को लगता है कि वो हमेशा अपनी लिटिल सिस्टर को घर छोड़ने जाता है, इसलिए बिजी होगा, लेकिन आयरनिकली MC बता देता है कि आज वो फ्री है। ये सुनते ही यूंग चान का फेस खुशी से ब्राइट हो जाता है और दोनों स्कूल के बाद हैंग आउट का प्लान बना लेते हैं। तभी एक डिस्गस्टिंग आवाज सुनाई देती है और दो बीटा बुलीज आगे आ जाते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि गिजू किम के विदेश जाने की वजह खुद MC है। ये सुनकर यूंग चान और बाकी स्टूडेंट्स शॉक में आ जाते हैं। बुलीज बताते हैं कि गिशु और उसकी सिस्टर जाने वाले थे, लेकिन फैमिली पर इन्फो लीक के बाद सब फंस गया है। MC तुरंत कूदकर क्लियर करता है कि वो गलत समझ रहे हैं, लेकिन जे ह्यूंग कहता है कि मोडेस्ट बनने की जरूरत नहीं क्योंकि सब जानते हैं कि MC ने कुछ दिन पहले गिशु और उसकी पूरी क्रू को उनके हाइडआउट में क्रश कर दिया था। जिन भी सपोर्ट करता है और कहता है कि MC ने अकेले ही सबको डिलीट कर दिया और अब गिशु इतना एम्बेरस्ड है कि स्कूल में फेस दिखाने की हिम्मत नहीं। वो जानना चाहता है कि MC ने उसे कितना बेसरक तरीके से डोमिनेट किया कि उसे पूरा देश छोड़ना पड़ा। यूंग चान अब पूरी तरह कन्विंस हो जाता है कि MC सच में स्किल्ड फाइटर है और वो दिन की परफॉर्मेंस कोई लक नहीं थी। हाकिन हंसते हुए कहता है कि अब उस जर्क से छुटकारा मिल गया है तो पार्टी देनी चाहिए और MC को इनवाइट करता है। जी ह्यूंग भी बोलता है कि इतने दिनों से साथ पढ़ रहे हैं पर कभी साथ टाइम नहीं बिताया और वो उसे एरिया घुमाना चाहता है, लेकिन MC फ्लैटली मना कर देता है क्योंकि उसके आज पहले से प्लान है। बुलीज पूछते हैं कि क्या प्लान है तो MC स्माइल के साथ कहता है
कि वो यूंग चान के साथ हैंग आउट करने वाला है। ये सुनते ही जी ह्यूंग अपने क्रीपी ग्रिन के साथ यूंग चान के पास झुकता है और बोलता है कि वो भी जॉइन करेगा। इचिन भी टेरिफाइड यूंग चान के करीब आकर जॉइन करने की डिजायर दिखाता है और उसे फोर्स करके एग्री करवा लेते हैं। वो बोलते हैं कि बाद में मिलेंगे और निकल जाते हैं। एनसी अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या वो सच में इन गूंस को साथ आने देना चाहता है, और डर से सफेद पड़े यूंग चान हकलाते हुए हाँ कह देता है। तभी टीचर क्लास में एंटर करती है और 2 ट्रांसफर स्टूडेंट्स लाती है। एक नॉर्मल सा लड़का होता है लेकिन दूसरी एक स्टनिंग ब्यूटी होती है जिसके ब्लैक हेयर सबका ध्यान खींच लेते हैं। यूंग चान की आंखें उसे देखकर चमक उठती हैं और एमसी पूछता है कि क्या वो उन्हें जानता है। यूंग चान बताता है कि वो योना सिन है जिसके ग्रैंडपा की एसडब्ल्यू कॉरपोरेशन कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके साथ वाला स्योकजुको है जिसे उसका एसोसिएट और बॉडीगार्ड माना जाता है। टीचर कहती है कि सब इन्हें जानते हैं इसलिए ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं और बताती है कि ये दोनों 2 साल से यूएस में पढ़ रहे थे और आज से इसी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं। बीटालिस इन न्यूकमर्स से खुश नहीं लगते क्योंकि पहले ही एमसी की वजह से क्लास पर डोमिनेट करना मुश्किल था और अब इनके साथ तो किसी को बुली करने का भी सोच नहीं सकते। यूंग चान अब समझ जाता है कि एक्स्ट्रा डेस्केनी के लिए थे और उसे लगता है कि योना पहले से भी ज्यादा स्टनिंग लग रही है। पूरी क्लास की नजरें उसी पर टिकी रहती हैं। जैसे ही स्योकजुको आगे बढ़ता है उसकी नजर एमसी पर पड़ती है और दोनों की आंखें एक पल के लिए लॉक हो जाती हैं। योना भी चलते हुए उसे देखती है। सीट पर बैठते ही स्योकजुको योना से कहता है कि एमसी का नाम उस इवैल्यूएशन रिपोर्ट में नहीं था जो उसे 1 हफ्ते पहले मिली थी और वो डबल चेक करना चाहता है। योना इंटरेस्टेड होकर एमसी को फिर से देखती है और साफ दिखता है कि वो क्यूरियस है। एमसी भी उसे देखते हुए पाता है और वो स्माइल करती है लेकिन वो अपनी नजर हटा लेता है। ये बात योना को थोड़ा इरिटेट कर देती है क्योंकि उसे रेसिप्रोकेटिंग स्माइल नहीं मिली। इसी बीच यूंग चान पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहता है और एमसी कहता है कि कहीं भी चलेगा। तो यूंग चान गेम रूम जाने का सजेशन देता है। जैसे ही यूंग चान गेमिंग रूम शब्द बोलता है वो हमारे बॉय के दिमाग में पुराने मेमोरीज ट्रिगर कर देता है। तभी हम पास्ट में फ्लैशबैक देखते हैं जहां एक सीनियर सोल्जर्स के ग्रुप को अपने अथॉरिटेटिव टोन में बता रहा होता है कि आज उनकी प्रैक्टिकल लाइफ ट्रेनिंग शुरू होगी। वो समझाता है कि हर कोरियन टीनेजर को एक चीज जरूर पता होनी चाहिए और वो है गेमिंग रूम। हमारे बॉय के लिए ये पहली बार था जब उसने ये टर्म सुना। सीनियर आगे बताता है कि गेमिंग रूम में पैसों के बदले पर्सनल कंप्यूटर्स मिलते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स और एडल्ट्स दोनों यूज कर सकते हैं। क्यूरियस होकर हमारा बॉय पूछता है कि लोग वहां करते क्या हैं, तो सीनियर बताता है कि कुछ लोग इंटरनेट ब्राउज करते हैं या एक्सरेटेड वीडियो देखते हैं लेकिन ज्यादातर लोग गेम्स खेलने आते हैं। एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट्स में से 90% से ज्यादा कोई ना कोई कंप्यूटर गेम खेलते हैं। फिर वो कुछ पॉपुलर गेम्स इंट्रोड्यूस करता है जैसे लेजेंड्स ऑफ लीग और बैटल रॉयल। प्रेजेंट में लौटकर हमारा बॉय सोचता है कि अब वो मेजर की दी हुई इंटेल को सही से यूज कर पाएगा। उधर यूंग चान बताता है कि वो लोग गेमिंग रूम में रेमन भी खाएंगे और बाद में क्विन का भी जा सकते हैं। ट्विस्ट यह है कि कोयना भी हमारे बॉय के लिए एक जाना पहचाना टर्म था जो उसने मिलिट्री में प्रैक्टिकल लाइफ ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। सीनियर ने बताया था कि हाई स्कूलर्स अक्सर कॉइन कराओके जाते हैं जिसे कोयना भी कहते हैं, जहां कुछ कोइंस डालकर सिंग अलोंग कर सकते हैं। मेजर कांग ने उसे बोला था कि कुछ गाने तैयार रखे ताकि अगर वो वहां जाए तो सिंग कर सके और उसने पॉपुलर सॉन्ग्स की लिस्ट भेजने का वादा भी किया था। अब हमारा बॉय सीरियसली गानों के बारे में सोच रहा होता है और पास बैठा यूंग चान नर्वस हो जाता है कि एमसी अचानक इतना सीरियस क्यों लग रहा है। बेल बजते ही सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं और तभी वो स्टनिंग ब्यूटी फिर से दिखती है अपने लड़की के साथ। दोनों हमारे बॉय के बारे में बात करते हुए पता लगाते हैं कि वो कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ है, 18 साल का है और डीन यू का बड़ा भाई है। योना ये जानकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि डीन की फैमिली में सिर्फ उसका ग्रैंडपा है। स्योकजुको बताता है कि डीन अपने पैटर्नल ग्रैंडपा के साथ रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स और भाई एक प्लेन क्रैश में ऑफलाइन हो गए थे। योना पूछती है कि फिर उसका भाई कैसे जिंदा है, तो स्योकजुको कहता है कि ये मानना मुश्किल है लेकिन वो ऑफलाइन हो चुका भाई अचानक स्कूल ट्रांसफर से पहले वापस आ गया है, इसलिए उन्हें एमसी के पास्ट को और डीप में चेक करना चाहिए। उधर काफी देर हो चुकी होती है और हमारा बॉय अकेले चलते हुए अपने फोन पर नोटिफिकेशंस देखता है जहां फ्रेंड्स गेमिंग सेंटर की मस्ती की फोटो और मैसेज भेज रहे होते हैं। हम फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि ह्यूकजिन, एनसी, जे ह्यूंग और यूंग चान सब साथ गेम खेल रहे होते हैं और सब यूंग चान की परफॉर्मेंस देखकर हैरान होते हैं कि उसने सबको कैसे कैरी किया। जे ह्यूंग उसका रैंक पूछता है और सोचता है
कि वो डायमंड या मास्टर होगा, लेकिन जब यूंग चान शर्माते हुए बताता है कि वो चैलेंजर रैंक में है तो सबकी जौ गिर जाती है और उसी पल से उनका एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। प्रेजेंट में भी एमसी को ये चेंज थोड़ा ऑड लगता है कि सब उसकी रैंक को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों हैं। तभी उसकी सिस्टर वहां आ जाती है और वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताती है कि घर में गार्बेज बैग्स खत्म हो गए थे इसलिए लेने आई थी और कुछ स्नैक्स भी उठा लाई है। एमसी बैग्स उठाने की ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो पूछती है कि क्या वो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा था और वो हाँ कहता है। ये सुनकर उसे राहत मिलती है कि लोग फाइट की वजह से उसे अवॉइड नहीं कर रहे। जब वो पूछती है कि वो कहाँ गया था तो वो सीधा कह देता है कि गेमिंग रूम। ये जवाब उसे थोड़ा सरप्राइज कर देता है क्योंकि उसने सोचा था कि विदेश में रहने के बाद उसकी इंटरेस्ट बदल गई होगी। एमसी उससे पूछता है कि स्कूल कैसा चल रहा है तो वो कहती है कि सालों बाद स्कूल इतना फन लगा है। फिर वो पूछती है कि क्या उसने कुछ खाया और वो बताता है कि गेमिंग रूम में हर तरह के स्नैक्स थे और उन्होंने खूब मस्ती की। वो उससे उसके प्लान्स पूछता है तो वो बताती है कि ग्रैंडपा का इंतजार कर रही है ताकि सब साथ में खा सकें। एनसी पूछता है कि क्या वो भी ज्वाइन कर सकता है और वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो पहले ही खा चुका है। तब वो थोड़ा अजीब सा स्माइल करके मान लेता है कि उसे अभी भी थोड़ी भूख लगी है। हम पहले से जानते हैं कि हमारा बॉय बस फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम चाहता है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं टेबल पर डिलीशियस फूड की पूरी स्प्रेड लगी होती है और तीनों साथ बैठकर खाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। ट्विस्ट यह है कि ग्रैंडपा सिर्फ एक सिक्योरिटी जॉब करते हैं, फिर भी हर दिन इतनी वैरायटी वाला खाना कैसे मैनेज होता है ये एक मिस्ट्री सा लगता है। खाते खाते एमसी का माइंड अपने मर्सनरी डेज में चला जाता है लेकिन वो तुरंत खुद को शेक ऑफ करके फिर से स्माइल करने लगता है। तभी उसका फोन रिंग करता है और सामने से मेजर कांग होते हैं। वो बोलते हैं कि उसे रैंक से नहीं बल्कि ब्रदर कहकर कॉल करना चाहिए। वो पूछते हैं सब कैसा चल रहा है और एमसी बताता है कि सब ठीक है। लेकिन जैसे ही स्कूल लाइफ की बात आती है तो लाइन पर एक अजीब सी साइलेंस छा जाती है। नर्वस होकर कांग पूछ बैठता है कि कहीं उसने किसी को ऑफलाइन तो नहीं कर दिया। एमसी तुरंत मना करता है लेकिन मान लेता है कि थोड़ा सा ट्रबल हुआ था जो जल्दी सॉर्ट हो गया। ये सुनकर कांग रिलैक्स हो जाता है और एमसी भी उसे एश्योर करता है कि अब सब फाइन है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कांग उसे याद दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ हैं और एमसी वादा करता है कि वो ये बात नहीं भूलेगा। अगले दिन स्कूल में क्लास के अंदर वही तीनों होते हैं लेकिन एमसी मिसिंग होता है और यूंग चान दोनों बुलीज के बीच थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। जे ह्यूंग अजीब सा सवाल पूछता है कि एमसी और सियोकजुको में से फाइट में कौन विन करेगा। हकचिन कहता है कि एमसी अच्छा है लेकिन सियोकजुको बचपन से कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहा है इसलिए वो उसे शायद हरा नहीं पाएगा। जे ह्यूंग भी एग्री करता है कि सियोकजुको एक रियल मॉन्स्टर है। यूंग चान पूछता है कि क्या ये सच है कि सियोकजुको ने एक बार 20 लोगों से अकेले फाइट की थी। ब्रॉन तुरंत करेक्ट करता है कि 20 नहीं 30 थे। ये नंबर सुनकर यूंग चान का ब्रेन ही फ्रीज हो जाता है। ब्राउन हेड बताता है कि जब स्ट्रीट ठग्स ने योनासिन को हरास किया था तब सियोकजुको ने सबको डोमिनेट करके डिलीट कर दिया था। पहले 10 आए फिर और आते गए और जब 30 हो गए तब भी सियोकजुको इनविंसिबल बना रहा। वो बिना एक स्क्रैच के चला गया जबकि 30 गूंज सड़क पर फॉलन वॉरियर्स की तरह पड़े रह गए। यूंग चान फिर पूछता है कि क्या वो रयूमर भी सच है कि सियोकजुको ने योना के किडनैपर्स को भी पकड़ा था जो रिटायर्ड सोल्जर्स थे। ब्रॉन कन्फर्म करता है कि ये भी सच लगता है और फिर कहता है कि एमसी सियोकजुको के सामने टिक ही नहीं पाएगा क्योंकि वो पूरी तरह अलग लेवल का है। आयरनिकली ऐसे कोरियन माना में टीनेजर्स पूरे गैंग्स को अकेले क्रश कर देते हैं और गवर्नमेंट और सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट करती हुई लगती हैं। उसी वक्त कॉरिडोर में एमसी अचानक सियोकजुको से टकरा जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए सियोकजुको उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। एमसी कंफ्यूज होकर कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा। तब सियोकजुको सीधा पूछता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर झूठ क्यों बोल रहा है और उसने सुना है कि गिशु और हुजिन किम के जाने में उसका हाथ था। एमसी क्लियर करता है कि गिशु से उसका बीफ था लेकिन उनके जाने से उसका कोई लेना देना नहीं। तब सियोकजुको बताता है कि उसने उस ओवरसीज स्कूल से चेक किया जहां एमसी पढ़ने का दावा करता है और वहां उसके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। माहौल हीट अप होने लगता है। तभी सीन कट होकर डीन के पास चला जाता है जहां योना उससे मिलने आती है। दोनों बातें करते हैं और डीन बताती है कि उसे पता ही नहीं था कि योना कोरिया वापस आ गई है। योना बताती है कि वो कल ही स्कूल ज्वाइन हुई है और उसके भाई की ही होमरूम क्लास में है। ये सुनकर डीन शॉक हो जाती है। योना पूछती है कि डीन ने कभी भाई के बारे में क्यों नहीं बताया। डीन बताती है
कि सबको लगा था कि उसका भाई 10 साल पहले प्लेन क्रैश में ऑफलाइन हो गया था, लेकिन वो बच गया और उन्हें सिर्फ 6 महीने पहले उसकी सर्वाइवल का पता चला। फिर फ्लैशबैक में दिखता है कि डीन घर आती है और उसका ग्रैंडपा फोन पकड़े रोते हुए बताता है कि एनसी जिंदा है। इसी तरह डीन को अपने भाई के बारे में पता चलता है। प्रेजेंट में योना पूछती है कि अगर वो जिंदा था तो इतने साल किसी को क्यों नहीं पता चला। डीन बताती है कि क्रैश में एमसी की मेमोरी चली गई थी और हाल ही में वापस आनी शुरू हुई और किसी ने उन्हें ढूंढने में मदद की। योना को ये सुनकर शक होता है, लेकिन डीन कन्फर्म करती है कि एमसी को बस अपने ग्रैंडपा और लिटिल सिस्टर की हल्की सी याद थी। योना स्माइल करते हुए कहती है कि ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को वापस पाकर बहुत खुश हुआ होगा और डीन बताती है कि कॉल आने के बाद वो घंटों रोया और फिर कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली ताकि एमसी के लिए अच्छा कोरियन फूड बना सके। योना कहती है कि ग्रैंडपा सच में अपने ग्रैंडकिड से बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर अचानक वो सीरियस होकर पूछती है कि क्या डीन को 100% यकीन है कि एमसी ही उसका भाई है। डीन थोड़ा सरप्राइज होकर भी कॉन्फिडेंस से कहती है कि हाँ, उन्होंने डीएनए टेस्ट भी कराया है। फिर वो पूछती है कि योना उसके भाई में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। ये सवाल योना को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और वो घबराकर पूछती है कि क्या उसके भाई की कोई गर्लफ्रेंड है। सीन वापस एमसी के पास आता है जहाँ वो सियोकजुको से पूछता है कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। सियोकजुको दोहराता है कि इस स्कूल में ऐसा क्या खास है कि एमसी को यहाँ आने के लिए रिकॉर्ड्स फोर्ज करने पड़े। एमसी पूछता है कि क्या उस पर फेक रिकॉर्ड्स का इल्जाम लगाया जा रहा है। सियोकजुको कहता है हाँ, क्योंकि उसके रिसर्च के हिसाब से एमसी कभी उस शहर में रहा ही नहीं और जिस स्कूल का वो दावा करता है वहाँ उसका नाम तक नहीं है। एमसी सबूत मांगता है और कहता है कि अगर रिकॉर्ड्स फेक हैं तो एविडेंस भी होना चाहिए। सियोकजुको एक पल के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ लोगों से पूछकर मिली इन्फो है, कोई टेंजिबल प्रूफ नहीं। वो हैरान हो जाता है कि एमसी बिना हिले डुले कितनी कूलनेस से सब हैंडल कर रहा है और तभी एमसी सीधा पूछता है कि आखिर वो उसका बैकग्राउंड चेक क्यों कर रहा है। इसके जवाब में ब्लैकहेड सियोकजुको कहता है कि वो किसी ऐसे सस्पिशियस किड को यूं ही छोड़ नहीं सकता जो उसकी मिस्ट्रेस के लिए थ्रेट बन सकता है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की साइलेंस रहती है और फिर एमसी शांति से कहता है कि वो घर वापस आया है। ये वेक सा जवाब सियोकजुको को कंफ्यूज कर देता है। तब एमसी क्लियर करता है कि उससे पूछा गया था वो यहाँ क्यों आया है और उसका जवाब बस इतना है कि वो ओवरसीज से अपनी फैमिली के लिए लौटा है। ये कहकर एमसी वहां से निकलने लगता है और सियोकजुको उसकी पीठ को सस्पिशियस नजरों से घूरता रहता है, ये सोचते हुए कि अगर उसने रिकॉर्ड्स फोर्ज किए हैं तो उसकी रियल आइडेंटिटी भी जल्दी ही सामने आ जाएगी। क्लास शुरू होते ही जे ह्यूंग चुपचाप वीडियो गेम खेल रहा होता है और ब्लॉन्ड अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा होता है। एमसी नोटिस करता है कि सियोकजुको और योना दोनों क्लास से एब्सेंट हैं और उसे हैरानी होती है कि सिर्फ एक दिन में ही दोनों उसके बारे में इतनी इन्फो कैसे इकट्ठा कर पाए। बेल बजते ही बीटा बुलीज योंग चान के पास आते हैं और उसे गेम खेलने और रैंक पुश करने का इनवाइट देते हैं। वो एमसी को भी बुलाते हैं लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि आज उसके ग्रैंडपा का बर्थडे है। बुलीज खुद ही जाने का डिसीजन लेते हैं और योंग चान भी उनके साथ जाने को रेडी हो जाता है। उधर ब्लैक ब्यूटी योना के पास सियोकजुको सारी सिचुएशन समझा रहा होता है। वो कन्विंस है कि एमसी ने अपने सारे रिकॉर्ड्स फोर्ज किए हैं और डीएनए टेस्ट तक पर शक करता है। वो ये भी बताता है कि उसकी रिसर्च में डीन के बारे में कुछ रफ चीजें निकली हैं कि पिछले 2 साल से गिजू किम और उसकी सिस्टर उसे सीरियसली बुली कर रहे थे। जब योना पूछती है कि कितना बुरा था तो सियोकजुको कहता है कि इतना कि कोई भी सोच ले कि वो इतनी देर तक कैसे सह पाई। वो बताता है कि उसके असॉल्ट के वीडियो पब्लिक नहीं हुए लेकिन वो श्योर है कि जो उसके साथ हुआ वो उतना ही सीरियस था। योना ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि आजकल के किड्स कितने मेस्ड अप हैं। सियोकजुको जोड़ता है कि एमसी पहले ही 2 बार गिशु और उसकी क्रू को नॉकआउट कर चुका है और अपनी सिस्टर को बुलिंग से बचा चुका है। योना खुद से चकल करती है और सोचती है कि कितना स्वीट है कि उसका लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर वापस आकर उसके बुलीज को क्रश कर देता है, जबकि उसके अपने सिबलिंग्स उसे हटाना ही चाहते हैं। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है और वो पीसेस को जोड़ते हुए कहती है कि अगर एमसी सच में उसे टारगेट करने आया होता तो वो इतना ओपन नहीं रहता, कोई स्मार्ट इंसान अंडर द रडार रहता। सियोकजुको भी एग्री करता है कि रियल प्लान वाला इंसान लो प्रोफाइल रखता। योना फिर पूछती है कि कहीं एमसी का कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है, खासकर डीन की फैमिली से जुड़ा हुआ। वो प्लेन क्रैश के इंश्योरेंस मनी का जिक्र करती है। सियोकजुको बताता है कि ग्रैंडपा को वो मनी मिली थी लेकिन उसने यूज नहीं की और वो सालों में बढ़ती गई। ऊपर से एमसी की डेथ के लिए मिला हिस्सा भी उसने लौटा दिया
क्योंकि वो जिंदा है, फिर भी एक बड़ा अमाउंट बाकी है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि एमसी उस मनी के पीछे हो। योना कनेक्ट करती है कि अगर ऐसा है तो डीन अपने ही भाई से डेंजर में हो सकती है। सीन ग्रोसरी स्टोर में शिफ्ट होता है जहां एमसी और डीन शॉपिंग कर रहे होते हैं और हमेशा की तरह लड़कियां एमसी को देखकर अट्रैक्ट हो रही होती हैं। तभी डीन डीप ब्रीथ लेकर पूछती है कि क्रैश के बाद उसकी लाइफ कैसी थी, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी कंट्रोल में नहीं रह रही। एमसी कुछ देर चुप रहता है और डीन सॉरी बोलने लगती है, लेकिन वो स्माइल करके कहता है कि सब ठीक है। वो बताता है कि वो बहुत ट्रॉमेटाइज था और ठीक से सोच भी नहीं पाता था। उसे ऐसे प्लेस में सरवाइव करना पड़ा जहां वो लैंग्वेज भी नहीं जानता था और बस जिंदा रहने के लिए हर वक्त बिजी रहना पड़ता था। ये सुनकर डीन साइलेंट हो जाती है, फिर हल्की हंसी के साथ पूछती है कि क्या वो इतना बिजी था कि गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाया। एमसी हंसते हुए हाँ में सिर हिलाता है। फिर वो बताती है कि उसे ये जानकर सरप्राइज हुआ कि वो योना की ही होम रूम क्लास में है, क्योंकि योना ने खुद उसे बताया था। एमसी हैरान होकर पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, तो डीन कहती है कि वो यूएस जाने से पहले उससे बहुत अच्छी थी और वो उसे मिस करती थी, इसलिए आज मिलकर खुशी हुई। फिर शरारती ग्रिन के साथ वो बताती है कि योना ने उससे पूछा था कि क्या उसके भाई की कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर एमसी का रिएक्शन थोड़ा टाइपिकल सा होता है। बाद में घर पर बर्थडे सेलिब्रेशन फुल स्विंग में होता है और दोनों सिबलिंग्स ग्रैंडपा को गिफ्ट देते हैं। जैसे ही वो खोलता है, अंदर हाई क्वालिटी वॉलेट देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो इमोशनल होकर सोचता है कि उनकी पॉकेट मनी कम है, फिर भी उन्होंने इतना खर्च किया होगा। लेकिन डीन उसे स्माइल के साथ एश्योर करती है कि उन्होंने आराम से लिया और वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। ग्रैंडपा के हाथ खुशी से कांपने लगते हैं और वो कहता है कि सबसे बड़ा गिफ्ट तो उसे तब मिल गया था जब एमसी सेफ वापस घर आ गया था और उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तभी फोन की रिंग सबका ध्यान खींच लेती है और डीन कॉल उठाने अपने रूम में जाती है। एमसी चुपचाप सुनने की कोशिश करता है और सुनता है कि वो थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंस स्टोर जा रही है। ग्रैंडपा पूछता है इतनी रात को क्यों, और पता चलता है कि योना उससे मिलने आई है और यहाँ से साफ लगता है कि एमसी को कुछ गड़बड़ का सेंस हो जाता है।